हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया होगे। दोस्तों, हम सीपीओ की प्रीवियस ईयर की सीरीज़ कर रहे हैं। अब तक मैंने आपको 3 सेट्स करवा दिए हैं, 3 पेपर करवा दिए हैं। आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसमें, बहुत अच्छा लगा। दोस्त, अगर आप शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो आपको डायरेक्टली फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैंने जो है इस पर बहुत मेहनत की है और आपको अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जो आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा देंगे। चाहे वहाँ पर डिजिटल सम का यूज़ करना पड़े, चाहे वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करना पड़े, चाहे कोई अदर चीज़ करनी पड़े, आपको यहाँ से डायरेक्ट फ़ायदा होगा। क्योंकि आपने सिलेबस तो कंप्लीट किया हुआ है, आपको केवल फिनिशिंग करनी है, चीज़ों को फर्निश करना है। लास्ट टाइम पे फर्निश करने का फ़ायदा होता है, वहाँ पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन, मुझे लगता है अगर आप ये 9 की 9 वीडियो हमारी देखोगे ना, तो लास्ट में आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। कम से कम 2-3 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर पाओगे और 2-3 क्वेश्चन से एग्ज़ाम जो है, अगर आप 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाओगे तो वहाँ पर बहुत फ़ायदा होने वाला है डायरेक्टली। अगर आपको वीडियो हमारी लगती है अच्छी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्त शेयर ज़रूर करना, ठीक है? चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये देखिए, आनंदी ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 4400 रुपये में एक स्मार्ट घड़ी घड़ी खरीदी। ओके, चूंकि उसके पास कम पैसे थे इसीलिए उसने डाउन पेमेंट के लिए 2000 रुपये का भुगतान किया। ठीक है, ठीक है। और दुकानदार ने उसे 1 महीने के बाद 2440 रुपये का भुगतान करने का विकल्प दिया। 1 महीने के जस्ट बाद कि आप 2000 रुपये अब जमा कर दो, 2440 रुपये नेक्स्ट मंथ जमा कर देना। तो फाइनली आप देख पा रहे हो उसने 2000 और प्लस 2440, तो उसने कितने जमा करवा लिए? 4440 रुपये। जो 4400 रुपये का सामान था ना, 4440 रुपये में भेज दिया। ओके, करने का विकल्प, इस किस्त का विकल्प में दुकानदार द्वारा साधारण ब्याज पर लिए जाने वाला ब्याज कितना है? सुनो ध्यान से, देखो देखो 4400 रुपये की स्मार्ट वॉच थी। सुनना गौर से जरा, 4400 रुपये कितनी थी स्मार्ट वॉच? उसने फर्स्ट महीने जब वो खरीदने गई उसने 2000 रुपये जमा करवा लिए। तो कितने रुपए रह गए अब उसके? 2400 रुपये रह गए भाई साहब। उसने कहा कि भाई साहब आप नेक्स्ट मंथ आप मेरे को, भाई साहब नहीं है, भाई साहब नहीं है, भाई साहब नहीं, आनंदी है ना, ठीक है। नेक्स्ट मंथ उससे 2440 रुपये लेने का प्रस्ताव रखा। उसने कह दिया डन, कि मैं जो है 1 महीने बाद आपको 40 रुपये दे दूंगी और एक्स्ट्रा। बैट तो 2400 रुपये दे रहे थे लेकिन 2440 रुपये दिए। इसका मतलब यह है कि उसने 2400 रुपये पे 40 रुपये का ब्याज और ले लिया। तो यही तो ब्याज है, यही ब्याज है, ये इसके लिए प्रिंसिपल है। और 40 रुपये ब्याज है क्योंकि 2440 बन गया। तो भाई साहब 40 रुपये ब्याज है 2400 रुपये के सामान पे 1 महीने में। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना 1 महीने में। अगर मेरे भाई ये निकल के आएगा पूरा, अगर मैं 100 कर दूंगा ये निकल के आएगा पूरा 12 महीने का रेट। लेकिन मेरे को 1 महीने का रेट निकालना, तो 1/12 ऐसे ही तो करते हैं ना। इसे बस सोल्व कर लेंगे। अच्छा, लेकिन वो ब्याज दर पूछ रहा है पूरे महीने के, पूरे उसके लिए, साल के लिए। ठीक है, तो ये निकल जाएगा। अगर 1 महीने का पूछता तो फिर इस तरीके से होता। इसको 16 अगर मैं करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट कीजिए, तो 40/24, सॉरी 40/24, ये आएगा 40/24। इट मीन्स 8 पंजे 40 और 8 तिया 24। इतने परसेंट निकल गया पर मंथ का, पर मंथ, यानी पर मंथ का निकल गया जी। इतना ब्याज लग रहा है जी। लेकिन मेरे को निकालना है पूरे 1 साल का, तो 12 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5/3 गुणा 12, 3 चौक 12, 4 पंजे 20%, ये इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं, ये मंथली निकला है यहाँ पे। 40 रुपये एक महीने का ब्याज है ना, तो 40 रुपये 1 महीने का ब्याज है। तो 100 रुपये पे कितना, मतलब परसेंटेज रेट निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रेट लगेगा ओवरऑल? तो आप देख पा रहे होगे सर 5/3%, ये मंथली है। तो 12 मंथली के लिए निकालना है मेरे को, पूरे साल का मतलब 12 गुणा कर दिया हमने, 20% रेट आ गया। इट मीन्स इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है दोस्त, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ओके, पहले ये पाई चार्ट हमें गिवन है, दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट विभिन्न स्कूलों 2022 में एक्स वाई और जेड के कक्षा 10 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्याओं को दर्शाता है। ठीक है, 2022 में एक्स वाई और जेड की कक्षा 10 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, ठीक है, छात्रों की कुल संख्या 3600 रुपये गिवन है जी। 3600 रुपये नहीं, 3600 गिवन है टोटल। अब क्वेश्चन क्या है, स्कूल वाई और जेड में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या
स्कूल एक्स और वाई में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, वाई और जेड में कुल संख्या कितनी है, देखो देखो 100% बैठेगा, आप जोड़ सकते हो पूरा पाई चार्ट, ये 100% बैठेगा जी। अब इसमें कुल कितनी संख्या है दोस्त, आप देख पा रहे हो, अगर एक्स और वाई की अगर मैं बात करूं तो एक्स और वाई में कुल कितनी संख्या है, एक्स और वाई में आप बोलोगे सर 45 + 30 75%, एक्स और वाई में जनसंख्या तो इतनी है जी। टोटल जनसंख्या का 75% तो एक्स और वाई में है। अच्छा वाई और जेड में कितनी जनसंख्या है वो देखना आप जरा, तो वाई और जेड में 25 + 30 55% है। वो कह रहा है कि इन दोनों की जनसंख्या में डिफरेंस कितना है, जो इनकी परसेंटेज में डिफरेंस है वही इनकी जनसंख्या में डिफरेंस होगा, और जनसंख्या में डिफरेंस कितना 20%, तो 75% - 55% 20% आ गया। इट मीन्स मेरे को क्या फाइंड करना है, 3600 का 20% फाइंड करना, बस वो यही कहना चाह रहा है। क्या निकालना, 3600 का 20%, जो कि कितना होगा 7200, सॉरी 720। ये इस सवाल का उत्तर हो, कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। नेक्स्ट, के 10 45 साइन 60 कोस 60 कोट 30, देखिए कितना इजी क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने क्वेश्चन देखे, ये थोड़े से क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा, करने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ तो पढ़ने में भी टाइम नहीं लग रहा है, इसीलिए इसको इजी मानेंगे। और इससे पहला हल्का सा पढ़ने में टाइम लगा, करने में इसमें भी टाइम नहीं लगा। तो पढ़ने में टाइम लग रहा हो या करने में टाइम लग रहा हो, टाइम तो कंज्यूम हो रहा है। तो जहां टाइम कंज्यूम हो रहा है इट मीन्स उसे हम क्वेश्चन को मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट से थोड़ा नीचे बोलेंगे, मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे। लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन है ये वाला, ये मेरे भाई ये सिंपल ही क्वेश्चन है, यहाँ पर ना तो टाइम लग रहा है, यहाँ पर केवल वैल्यू पुट करके आंसर निकालना। कैसे देखना जरा, के 1045 की वैल्यू 1 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है, और कोट 30 की वैल्यू कितनी है, 1030 की 1/√3, उसका उल्टा √3। तो मेरे भाई √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो के की वैल्यू बनागी, केवल चंद सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 और 162 के बीच में मध्यानुपातिक पूछ रहा है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई का रूट निकालना है। तो 32 × 162, यानी इसको बोल सकता हूँ भाई साहब मैं 16 दूनी 32, 162 है, 16 × 2, और इसे बोल सकता हूँ मैं 2 × 81, बोल सकता हूँ कि नहीं, आप बोलोगे जी सर 16 का √4 आ गया, 2 × 2, ये 2 बाहर निकल गया जी, ये 9, 4 दूनी 8 9 72, इसका आंसर कितना हो जाएगा 72। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि चेन्नई में नशे की लत वाले पुरुष, नशे की लत है क्या, एडिक्टेड मेल इन चेन्नई, मोबाइल आदि, ओके ओके मोबाइल, अच्छा मोबाइल चलाने वाले। अब पता क्या हो रहा है, आजकल आप भी देख पा रहे होगे कि मोबाइल का भी एक शौक हो रहा है, मोबाइल की भी एक लत हो रही है, यानी मोबाइल एक ऐसा नशा बन चुका है जिसे त्यागना नामुमकिन है इस समय, ये समझ लीजिए आप। अगर मोबाइल आप 1 घंटे भी ना रखो ना, तो ऐसे सोचते हो कि भाई साहब मेरी आत्मा पता नहीं कहाँ है क्या नहीं। अगर मोबाइल आप थोड़ी देर भी इस तरीके से रखा है, 1 घंटे भी उसे साइड में नहीं रख सकते हो, ऐसा इसने आपकी आत्मा पर कब्जा कर लिया है, ये मोबाइल ऐसी चीज बन गई। तो ये है मोबाइल एडिक्टेड। तो वही क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा था फॉलोइंग टेबल शोज द मोबाइल एडिक्टेड पॉपुलेशन ऑफ 4 डिफरेंट सिटीज, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई एंड पुणे, इन द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल अमंग देम। देखो सिटी हमें गिवन है, मोबाइल एडिक्टेड पॉपुलेशन ये है, मेल और फीमेल की रेशियो ये है इनका। अब क्वेश्चन में चेन्नई में नशे की लत नहीं, मोबाइल की लत है, मोबाइल की लत ये भी एक नशा, ये समझिए मोबाइल की लत है वाले पुरुष की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पुरुष की संख्या ज्ञात कीजिए। चेन्नई में मोबाइल की लत वाले पुरुष की संख्या, देखो चेन्नई ये रहा जी, टोटल पॉपुलेशन इतनी है जी जो मोबाइल एडिक्टेड पॉपुलेशन है। मुझे लगता है कि सारे ही पॉपुलेशन मोबाइल एडिक्टेड है, 95% 99% मोबाइल एडिक्टेड है नहीं, जितनी पॉपुलेशन उसका 99% एडिक्टेड ही है। जिसके पास नहीं है भाई साहब, अगर अगर जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है उसका तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिसके पास स्मार्टफोन है वो तो एडिक्टेड होगा। स्मार्टफोन तब वही तभी लेगा जब वो थोड़ा स्मार्ट हो जाएगा, है नहीं, फिर एडिक्शन एडिक्शन हो ही जाएगा। अब 2 लाख तो मेरे भाई पॉपुलेशन है, उसमें मेल और फीमेल का रेशो 11:9 है। तो मेरे भाई इसमें मेल की बात कर रहा है, मेल कितने ऐसे हैं जो एडिक्टेड हैं, तो मेल एडिक्टेड कितने हैं वो हमें फाइनल निकालना है। मेल एडिक्टेड इन चेन्नई कितने भाई साहब बताइए। चेन्नई की स्पेलिंग गलत लिख दी हमने, चेन्नई की स्पेलिंग गलत है ना भाई, सही लिखिए, CHENNAI। ठीक है भाई, इंग्लिश में थोड़ा मेरा हाथ तंग है। 2 लाख 11 9 20, 2 लाख
245 2,20,000 के इक्वल है। मेरे को मेल की बात पता नहीं है तो 11 की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो सिंपल सी वैल्यू आप समझ सकते हो 1,10,000 हो जाएगी जी। 1,10,000 साफ साफ दिख रहा है जी, 1,10,000 ये इसका आंसर होगा, कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, भाई साहब अब तक मैं चौथा सेट करवा रहा हूँ, ये चौथा पेपर करवा रहा हूँ, फोर्थ। ये 4 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है और मेरे दोस्त मेरे भाई अब तक मैंने चारों शिफ्ट में कम से कम हर एक पेपर में ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 2 सवाल देखे, 2 हर पेपर में 2 सवाल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रिगोनोमेट्री में वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लिख लेना कॉपी के कोने में। आपको वो अच्छे से एक बार अगर नहीं आ रहा तो रिवाइज करके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन इसी टाइप का मिल रहा है नहीं, इसी टाइप का। मेरे भाई कोस किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है। 37 और 53 90 है तो कंप्लीट 1 बनेगा, कट जाएगा। कोस किस में चेंज होगा जी, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ मैं साइन 47 डिग्री, साइन 43 डिग्री, और साइन 43 कोसेक का उल्टा होता है, इसे 1/sin 43 लिख सकता हूँ जी। तो मेरे भाई ये भी कट जाएगा इससे, तो 1 × 1 आंसर आ जाएगा 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्त, 1। नेक्स्ट पी क्यू आर एक त्रिभुज है, आंतरिक कोण एंगल क्यू और बाह्य कोण एंगल आर के समद्विभाजक एस पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल क्यू एस आर 40 डिग्री है तो एंगल पी की वैल्यू क्या होने वाली है। देखना जरा ध्यान से मैं अच्छा सा इसका पिक्चर बना दूं भाई, अच्छा सा पिक्चर देखो जरा, ट्रायंगल का पिक्चर बनाते हैं। देखिए जरा, ये एक ट्रायंगल है भाई साहब, ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं हम पी क्यू आर। दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में वो कह रहा है कि एंगल आर का बाह्य समद्विभाजक जो कि ये होगा, और एंगल क्यू का बाह्य आंतरिक समद्विभाजक इस तरीके से वो मीट करते हैं जी, है नी। कोशिश की अच्छा बनाने की, है नी। वो मीट करते हैं किस पॉइंट पर, एस पॉइंट पर। कहाँ मीट करते हैं दोस्त, एस पॉइंट पर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल एस पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं। ये मेरे भाई ये बाह्य कोण का आंतरिक बाह्य समद्विभाजक है, ये आंतरिक समद्विभाजक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब वो कह रहा है कि मेरे भाई कि क्यू एस आर की वैल्यू 40 डिग्री, क्यू एस आर ये 40 डिग्री है जी, 40 डिग्री। हमसे पूछ कर एंगल पी की वैल्यू क्या होने वाली, एंगल पी की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे भाई जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बाह्य समद्विभाजक और आंतरिक समद्विभाजक एक पॉइंट पर मिल रहे होंगे, तो वो एंगल जो होगा इस एंगल का जस्ट आधा होगा, मतलब ये इसका डबल होगा। तो 40 ये तो 80 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। बस इतना सही सवाल है ये। बाकी से आप जो सोल्व भी कर सकते हो। सपोज कीजिए, सपोज करो, सपोज कीजिए ये मैं ये 60 ही मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये 60 है जी, ये भी भाई साहब 60 है जी, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। वेरीफाई कर देता हूँ अभी मैं। तो मेरे भाई ये एंगल कितना होने वाला है, ये है जी बाह्य कोण। तो बाह्य कोण इसके आंतरिक जो आंतरिक कोण होते हैं उनका जोड़ होता है 60 + 60 120, यानी ये 120 है क्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब ये 120 तो ये 60 होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे जी सर ये 60 है और ये भी 60 का हाथ आधा होगा 30। तो मेरे भाई 60 ये हो गया जी, 60 ये हो गया, 120 120 + 30 150, तो ये कितना आने वाला है फिर 30 डिग्री। इसका मतलब ये 30 है, ये 60 है, इसका मतलब इसका एंगल ये डबल है। आता ही समझ में, या ऐसे बोलो ये एंगल इसका आधा है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्यू पी आर जो होता है ना, वो 2 होता है, इसके क्यू एस आर का 2 गुना होता है। ये आप हमेशा याद रखोगे, ये आप बात हमेशा आप याद रखोगे दोस्त, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में बताता हूँ जी, हम क्या दे रखा था जी। क्वेश्चन में ये दे रखा था इसका और इसका बाह्य समद्विभाजक और आंतरिक समद्विभाजक या एस पॉइंट है। ये मेरे भाई 40 डिग्री एंगल है जी, 40 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, इसका जस्ट डबल यानी 80 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्त, 2 × 40 यानी 80 डिग्री। कोई इश्यू नहीं किसी प्रकार का, मैंने आपको प्रूफ भी करके बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हल्के में नहीं लेना आपको बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। औसतन 3 लड़के 25 वर्ष के हैं और उनकी आयु 3, 5, 7 के रेशो में सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। औसतन का मतलब अगर 3 लड़के को औसत 25 है तो टोटल सम कितना होगा, 25 × 3 75
75 होगा तो 3 5 8 7 15, 15 यूनिट की वैल्यू, हम तो कह रहे हैं इनका जोड़ 15 यूनिट है, वो कह रहा है 75 है जी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आएगी, 15 पंजे 75। सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी मेरे को, 5 से डिवाइड कर देंगे जी। तो 3 यूनिट की वैल्यू 5 15 75, तो सबसे छोटे लड़के की जो आयु होने वाली है वो 15 साल होने वाली है। 20% कमीशन काटने के बाद एक डीवीडी सेट की कीमत 9,080 रुपये है, ठीक है जी। इसका अंकित मूल्य कितना है? इसका अंकित मूल्य कितना है ये पूछ रहा है, बस सिंपल। देखो जरा ध्यान से, 9,080 रुपये है 20% कमीशन काटने के बाद। इसका मतलब ये 80 की वैल्यू है, 8 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू कितनी होने वाली है? इसका अंकित मूल्य आ जाएगा, ये इसका अंकित मूल्य आ जाएगा 8 एकम 8। कितना बचेगा? 1 बचेगा, 8 एकम 8 कितने बचे? 2 8 या 24, 8 कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 8 एकम 8, 1 बचेगा, 8 एकम 8 2 बचेंगे, 8 या 24, 4 बचेंगे, 8 पंजे 40 और गुणा 10, तो कितना आएगा? 11,350। ये इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट इसमें कह रहा है भाई कि दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। तालिका में दिया गया डाटा 2022 महीने के लिए है, ठीक है, 2022 वर्ष दिसंबर 2022, अच्छा दिसंबर 2022 में दिसंबर के लिए है ये, ठीक है। कंपनी PQRS है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इतने हैं, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इतने हैं, ठीक है। तो कंपनी पी और कंपनी आर में पुरुष कर्मचारियों की संख्या के बीच का डिफरेंस कितना है? देखो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो ये है, इसमें फीमेल इतने हैं, तो टोटल में से अगर मैं फीमेल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेल आ जाएंगे। तो अगर मैं पी की बात करता हूँ मेल की, तो मेरे भाई पी में मेल कितने होने वाले हैं जी? पी में मेल कितने होंगे? आप बोलोगे सर 4560 में से 2210 घटाने हैं जी। तो आप 60 में से 10 घटाएंगे तो 50 बचेंगे, और 45 में से भाई तो 2350 तो यहाँ से आ जाएंगे। तो पी में 2350 मेल हो गए। दूसरा बोल रहा है आर में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, आर ये है जी 3052 और 1280। तो कैसे निकालोगे? 3052 में 1280, 152 में से 80 घटाएंगे तो 72 तो ये आ जाएंगे जी। और 29 में से 12 घटाएंगे तो 17 आ जाएंगे, है क्या नहीं? तो 1772 ये आर में है और 2350 हमारे पी में है। इन दोनों का डिफरेंस की बात कर रहा है, तो डिफरेंस निकाल देंगे। 0 10 में से 2 गया 8, और 14 में से 7 गया 7, और 22 में 17 गया 5, तो 578 आ जाएगा दोनों का डिफरेंस। ये सवाल का उत्तर होगा, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं जी। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 20,000, यदि उनका एलसीएम दे रखा है 800, तो उनका एचसीएफ कितना होने वाला है? ठीक है जी भाई साहब, गुणनफल दो संख्या गुणनफल 20,000 है जी। अगर उनका एलसीएम 800 हो, इंटू एचसीएफ की बात कर रहा है वो। आप जानते हो ना, दो संख्याओं का प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो मैंने यही किया, प्रोडक्ट दे रखा 20,000, एलसीएम दे रखा 800, ये हमसे पूछ रहा है, तो बस केवल इसे सोल्व करना है। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे जी, और 25 अट्ठे 200, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा? 25। कितना आएगा दोस्त? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यदि पुस्तकों की कुल संख्या 60 है तो विषय C1 पर पुस्तकों की संख्या का प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या से रेशो कितना है? इफ द टोटल, इसमें देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं। दिए गए ग्राफ का अध्ययन करो, निम्न प्रश्न का उत्तर दे। दिया गया ग्राफ एक व्यक्ति के पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर पुस्तकों का प्रतिशत दर्शाता है, ठीक है। परसेंट गिवन है हमें वो, ठीक है। विभिन्न विषयों पर पुस्तकों का परसेंटेज वितरण। यदि पुस्तकों की कुल संख्या 60 है तो विषय C1 पर, यार C1 कौन सा दिया है यहाँ पर? मुझे लग रहा है यहाँ पर कलर होने बाकी रह गए भाई। C1 पे कोई कलर होगा यहाँ पे, और यहाँ पर सपोज करो ये C1 होता, तो ये सपोज करो यहाँ ब्लैक कलर, तो ब्लैक हो गया ये। यहाँ पर कलर होना बाकी रह गया मुझे लगता है नहीं? ये अधूरा क्वेश्चन है, सॉरी भाई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये थोड़ा अधूरा क्वेश्चन रह गया नहीं, C1 पता ही नहीं चल रहा C1 कौन सा उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें से 5% वोट इनवैलिड हो गए, ठीक है। 80% डाले, 5% इनवैलिड हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक उम्मीदवार को 9500 वोट मिले जो 80% थे वैलिड वोट का। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी है? ठीक है भाई साहब।
देखो 80% टोटल वोट थे, अगर मैं टोटल 100 वोट मानूंगा, 100 में से 80% वोट डाले यानी 80 डाले, 80 के 5% वोट इनवैलिड हो गए, यानी कि 4 वोट इनवैलिड हो गए, और 4 वोट इनवैलिड तो 76 वैलिड हुए। 76 का 80% 95 के बराबर है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 76 का 80% 95 के बराबर है। 80 का मतलब 20 चौक 80, 20 पंजे 100, किसके बराबर है जी? 95 के बराबर है, 95 100 के बराबर। मेरे को फाइंड करना 100 की वैल्यू, तो 19 चौक 76, 19 पंजे 95 है नी। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? 500 है नहीं, 2500 अपॉन 4 चौक 16 और गुणा 100, यही तो आएगी। वैसे सोल्व करना है जी, है नी। 4 चौक 16 और 4 25 हम 100, और 4 से 25 बार ये कटेगा, है नी। और क्योंकि 4 से 25, 25 की क्यूब आ जाएगी 15,625 फाइनली, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। कोई इशू नहीं किसी प्रकार का, बात समझ गए होगा ना। मैंने टोटल 100 वोट्स माने हैं, मैं दोबारा बताता हूँ, 100 वोट्स मैंने टोटल माने हैं। 100 में से 80% लोगों ने वोट डाले, यानी 80, फिर जिसने वोट डाले 80 ने, उसका 5% जो है वो इनवैलिड हो गए, यानी 80 का 5% 4 होगा। तो भाई 76 ने वैलिड, मतलब टोटल वैलिड वोट 76 डाले। अब उसमें 80% वोट जो थे एक कैंडिडेट को मिले, यानी 76 का 80%, 76 का 4/5 जो 9500 के बराबर थे, ये मैंने रख दिया। बाकी इसे आप ऐसे कर सकते हो कि टोटल वोट एक्स थे, है नी। 80% ने 4/5 ने जो है वोट डाले, उनमें से 5% इनवैलिड हो गए, यानी 19/20 वैलिड हो गए। और जो वोट कितने मिले जी? 80% वोट मिले वैध वोट का, ये वैलिड वोट है ना, इसका 80% वोट मिले, यानी 4/5 मिले किसे? जिसे 9500 वोट मिले थे। इसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू 15,625 यहाँ से भी आ जाएगी, यहाँ से भी सोल्व कर लो, कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। सिंपल डाटा था इसीलिए मैंने 100 से सोल्व कर लिया। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, है नी। कीजिए जरा, 1 माइनस का 3/7, 1 माइनस 3/7, डिवाइड डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, 49/9, है नी, और मल्टीप्लाई 3/14 अपॉन 1 प्लस 3/5 इंटू 25/1 इंटू 1/30। कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। सोल्व करते हैं, 7×7 = 49, 3×3 = 9, और 3 से कट जाएगा जी, तो फाइनली 7×2 = 14, 7×2 = 14, तो 1 माइनस 1/2, यानी ऊपर तो बच गया जी 1/2। नीचे की बात करते हैं जी, नीचे की, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30 और 3×2 = 6, 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 आ गया जी, 2 से 2 कट गया, यानी फाइनल आंसर 1/3 आ गया। इजी कंसेप्ट था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ऐसे सवाल पेपर में आएंगे जो आपको मजा दे के जाएंगे, फटाफट फटाफट फटाफट, दिल गार्डन गार्डन होगा। A sum of money was invested at 10% interest per year, compound half yearly for 18 months. If the amount payable on maturity was 6, 4, 8 to 7, what was the sum invested? चलिए जरा देखो, हमें 10% रेट गिवन है ईयरली, तो 5% रेट होगा हमारा हाफ ईयरली, क्योंकि 18 मंथ्स के लिए बोल रहा है वो, और हाफ ईयरली हमें कंपाउंड करना है उसे, ठीक है। इट मीन्स रेट निकल कर आएगा मेरा क्या? 5% हाफ ईयरली, 5% हाफ ईयरली, ठीक है। आप बोलोगे जी सर, तो 5% की रेट से मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 3 साइकिल का, तो 15.7625 होता है, तो CI कितना होगा यहाँ पे? 15.7625 होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होगा जी, 15.7625 होगा, इतने परसेंट CI होगा। वो कह रहा है कि ये 64,827 रुपये हो जाता है, 64,827 रुपये हो जाता है, जो कि 115.7625 के इक्वल है जी। तो की वैल्यू कितनी होने वाली? तो हमारे पास कितना निकल के आएगा टोटल? ये निकल के आएगा इसका प्रिंसिपल, या राशि की बात कर लेते हैं हम, प्रिंसिपल ये निकल के आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, इसको केवल सोल्व करना है, और अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर फाइंड हो जाएगा। थोड़ा लेंदी हो रहा है नहीं, तो एक काम कर सकते हैं, मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता हूँ। 5% मतलब 1/20 होता है, यानी राशि 20 थी, 3 साल में 20 की क्यूब 21 की क्यूब बन गई जी, यानी 20 की क्यूब कितनी बन गई? 21 की क्यूब, यानी 8,000 जो है ना वो कितना बन गया? 9261 बन गया। और भाई साहब उसने सिंपल सिंपल डाटा की बने, 9261 बन गया, 64,827 बन जाता है। इसका मतलब ये 64,827 जो है वो किसके बराबर है जी? 9261 के बराबर है जी।
8000 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से भी हम कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। पी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। अब कितनी निकलेगी ये देखने वाली बात है नहीं। देखो एक बात तो पक्की, यहाँ पर जो है ना, सुनना गौर से जरा, 1 से 7 बार करेंगे जब ही 7 आने वाला है नहीं। और 7 यूनिट डिजिट आएगा, 7 8 56, 56 करके डी ऑप्शन है नहीं। 7 की मल्टीप्लाई एक बार करना जरा यार, है नहीं। 7 एकम 7, 7 छंग 42, भाई 7 एकम 7, 7 छंग 42, कैरी 4, 7 दूनी 14, 4 18, 2018 कैरी 1, 7 में 63, बिल्कुल 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 7 बार ये कंप्लीट जा रहा है भाई साहब, 7 बार ये कंप्लीट जा रहा है, वेरी गुड। तो 7 8 56,000 आ गया। ऐसा आइडिया लगा यूनिट डिजिट से, ये 7 से तो नहीं कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है जी, आंसर ही आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं किसी प्रकार का, कोई इशू किसी प्रकार का होना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। एक वृत्त की त्रिज्या 1.75 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि क्या है। यहाँ से बड़ा सिंपल सा, देखो ऐसे भी सवाल आया एकदम तुरंत जो है इजी सवाल आ गया। पाई के टर्म में दे रखी नहीं जी, पाई की 22/7 वैल्यू पुट करनी है, आर कितना 1.75, 25 सत्ते 175, इट मीन 0.25 आ जाएगा जी। 25 दूनी 50, 0.5 मल्टीप्लाई 22, यानी 22 पंजे 110, यानी 11। आंसर कितना आएगा 11 सेंटीमीटर। ऐसे भी सवाल होगा। एक इनलेट पाइप है, खाली टंकी को 3.6 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप एक पूरी तरह से भरे टंकी को 6.3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने घंटे में टैंक फिल हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, अच्छा भी नहीं कह सकते, सिंपल सिंपल डाटा है। एम्प्टी करने के लिए, एम्प्टी करने वाला जो पाइप है वो 3.6 घंटे में उसे खाली कर दे रहा है जी, लेकिन फिल करने वाला जो पाइप है वो कितनी देर में उसे खाली करने वाला 3.6 घंटे में भर सकता है। अच्छा अच्छा, इनलेट पाइप 3.6 घंटे में भर सकता है, और आउटलेट पाइप जो है ना 6.3 घंटे में खाली कर सकता है। यार ये इनलेट पाइप है, सॉरी। ये इनलेट पाइप है नी, इनलेट 3.6 घंटे में ये फिल कर सकता है जी, और आउटलेट पाइप है मतलब जो टंकी को खाली कर रहा है वो 6.3 आवर में उसे खाली कर सकता है। मैं भाई साहब दोनों का एल्सियम लूंगा, तो 9 तो दोनों में कॉमन ही आएगा, तो 4 और 7, तो 9 चौक 36, 9 7 63 दूनी 126 दूनी 252 आ जाएगा इसका एल्सियम 252। बट डिवाइड में 10 भी आएगा, 36 से मैं इसको डिवाइड करूँगा 9 चौक 36, 7 आएगा, 70 आ जाएगा। 10 जो डिवाइड में आएगा ऊपर पहुँच गया, इसको डिवाइड करूँगा तो 70 यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 40। कोई इशू नहीं किसी प्रकार की। नेक्स्ट बात करते हैं जी। अब क्या करना है मेरे को, दोनों अगर टैंक खाली होने पर दोनों के एक साथ खोल दिया जाए, यानी इनलेट प्लस आउटलेट अगर दोनों की बात की जाए तो कितनी देर में टैंक को वो भर देंगे जी। भाई साहब 70 ये भरता है जी, तो 40 ये खाली करता है, कुल मिलाकर 30 ही भरा जाता है जी। तो इतना टाइम लग जाएगा जिसे 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 10 से डिवाइड तो 8.4 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। इतना आंसर हो जाएगा 8.4 घंटे। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। देखो कितना इजी सवाल दे दिया। a प्लस 1/a की वैल्यू 3 है, तो दोस्त यहाँ से a स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू निकालेंगे, तो कितनी आएगी 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 7 आ जाएगी। a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 49 माइनस तो 47 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 47। नेक्स्ट, राखी ने एक टोकरी, एक बटवा और एक बेल्ट खरीदी। उसे टोकरी, बटवे और बेल्ट पर क्रम से 80 रुपये, 150 रुपये और 350 रुपये के अंकित मूल्य पर 5%, 8%, 10% की छूट मिली। उसने कितनी राशि का भुगतान किया। 80 रुपये पर 5% की छूट यानी 4 रुपये की छूट, तो यहाँ मिली 76 रुपये दी उसने यहाँ पे, प्लस 150 रुपये पर 8% की, 15 अट्ठे 120, 12 रुपये का डिस्काउंट यानी 138 रुपये यहाँ पे उसने दिए, प्लस 350 पे 10% का डिस्काउंट, 35 का डिस्काउंट यानी 315 रुपये दिए यहाँ पे। तो फाइनली इन्हें जोड़ देने हैं, 300 400, 400 400 हो गया जी। और अगर मैं टेंस प्लेस जोड़ता हूँ 7 3 10 और 1 11, यानी 11, 110 बन जाएगा ये, और 5 और 8 13, तो कितना आ जाएगा 523। तो फाइन 523 आएगा, 5 8 13 6 19, 529 आएगा भाई साहब। कितना आ जाएगा 529। जोड़ने का तरीका थोड़ा मेरा अलग था, कोई दिक्कत नहीं, आप जोड़ना इसी तरीके से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मैं बताता हूँ क्या जोड़ा, कैसे जोड़ा मैंने।
मैंने जोड़ा है यहाँ पर पहले सैकड़े वाले अंक जोड़े 1 1 3 4 यानी 400 लिख दिया। अगर मैं मेरे भाई सैकड़े वाला अंक जोड़ रहा हूँ ना तो आगे 2 जीरो लगाऊंगा। फिर मैं ढाई वाला अंक जोड़ रहा हूँ 7 3 10 10 और 11 11 1 जीरो लगाऊंगा। जब मैं सैकड़े वाला जोड़ रहा हूँ तो उसके आगे 2 जीरो। जब मैं ढाई वाला जोड़ रहा हूँ उसके आगे 1 जीरो। जब मैं इकाई वाला जोड़ रहा हूँ तो कोई जीरो नहीं। 6 8 14 5 19 का 19 मैंने ऐसे ही लिख दिया जी। ये मेरे भाई 19 है, ये 19 है नहीं, ये मैंने ऐसा का ऐसे ही लिख दिया। सबको जोड़ दिया मैंने, कितना आएगा 529। ये जोड़ने का तरीका स्मार्ट तरीका, और ये आप ओरली कर सकते हो है नहीं। नेक्स्ट, खड़े पानी में एक नाव की गति, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, मतलब नाव की गति की बना हमें, ये समझो आप, और धारा की गति दे रखी 2.5 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी 59.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान तक जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, ठीक है। उसके द्वारा कुल टाइम कितना लिया गया मेरे भाई? एक तरफ से तो जाएगा वो अप स्ट्रीम, एक तरफ से डाउन स्ट्रीम जाएगा, एक तरफ से अप स्ट्रीम आएगा। अगर जा रहा है डाउन स्ट्रीम तो आएगा अप स्ट्रीम, अगर जा रहा है अप स्ट्रीम आएगा डाउन स्ट्रीम। मतलब अगर धारा के अनुकूल जा रहा है तो उधर से धारा के प्रतिकूल आएगा, और अगर धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो अनुकूल आएगा। तो धारा के प्रतिकूल जाने के लिए स्पीड कितनी होती है? नाव की गति प्लस धारा के अनुकूल जाने के लिए नाव की गति प्लस धारा की गति, दोनों को जोड़ देंगे। प्रतिकूल जाने के लिए नाव की गति माइनस धारा की गति, ये होती है। कंसेप्ट तो मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, क्या करना है। 59.5 इतनी दूरी गया, अगर डाउन स्ट्रीम जाएगा मतलब धारा के अनुकूल जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 6 2 8.5, और दूसरी तरफ आएगा तो आपकी बार धारा के विपरीत आएगा तो उसकी स्पीड घटा देंगे, यानी कि 6 में से 2.5 घटाएंगे तो 3.5 आ जाएगी जी। तो टोटल टाइम ये लगेगा जी, टोटल टाइम, ठीक है। इसको सोल्व करके आंसर निकालना बस आपको, धज्जियों में आंसर फटाक से उड़ा दोगे आप इसको। 595 तो मेरे भाई देखो यहाँ पर कॉमन ही आएगा, 35 प्लस 85 80 थी 110 120 आ गया जी, 120 आ गया नीचे, 85 इंटू 35 भाई साहब कर लो। 17 से कटेगा, 17 पंजे 85, 17 थी 51, 8 बचेंगे, 17 थी 51, 17 पंजे 85 और 35 से कट गया 35, और 5 से 24 बार कट जाएगा ये, यानी टाइम कितना आएगा 24 आवर। ठीक है दोस्त, कोई इशू नहीं किसी प्रकार का, ठीक है। टेबल बढ़िया याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, अधिकतम संख्या में छात्र परिवहन के किस साधन का उपयोग करते हैं? ठीक है, अधिकतम संख्या में छात्र परिवहन के किस साधन का उपयोग करते हैं? ओके, नंबर ऑफ बॉयज, ये बाइसिकल का यूज करते हैं, स्कूल बस का यूज, ये बाइसिकल का, वॉकिंग का, ये अदर व्हीकल का। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स है 140 जो है वो यूज करते हैं स्कूल बस, 190 बाइसिकल। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अदर व्हीकल का तो टोटल 450 आ रहा है जी, और बाइसिकल का सबसे ज़्यादा 28 कितना आएगा 470 आएगा। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किसका कर रहे हैं? बाइसिकल का। तो आंसर कितना आएगा? बाइसिकल। स्कूल जाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज बाइसिकल का यूज होता है, ठीक है। स्कूल जाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज किसका होता है? बाइसिकल का। हम भी बहुत गए भाई साहब बाइसिकल का, और मुझे उम्मीद है आप भी बहुत गए हो गए नहीं। बाइसिकल पे स्कूल जाने का मज़ा बहुत ही अलग था, और अब भी वो दिन याद आते हैं, लेकिन क्या ही करें, क्या ही करें, वो दिन अब दोबारा आ तो नहीं सकते, बट बहुत याद आते हैं रियली, ठीक है। जो स्कूल साइकिल से गए होंगे उन्हें पता होगा इस चीज़ का। एक डीलर अपना माल लागत मूल्य पर 10% हानि पर बेचता है लेकिन 25% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या है? ठीक है, देखो ये जो है ना डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन है, डिसऑनेस्ट डीलर वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन है चाहे एडवांस के क्वेश्चन है, और स्पेशली अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सेलेक्टेड पॉइंट्स ही होते हैं जहां सर क्वेश्चन आते ही आते हैं। 90% क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, केवल डाटा चेंज होता है नहीं। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लो सीपीओ का, सीपीओ का कोई भी पेपर उठाकर देख लो, जो क्वेश्चन यहाँ पर जो इसमें से आए होंगे ना, जैसे इस सेट की बात करूं तो इस सेट से 80% क्वेश्चन मतलब आपको शॉपकीपर से मिल सकता है या चोर पुलिस वाले से मिल सकता है, ज्योमेट्रिक क्वेश्चन मतलब मैच होंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत इतना टफ चीजें हैं, टफ नहीं है बिल्कुल भी। आपको सबसे पहले अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना होता है, उसके बाद आपको अच्छे से उस पर प्रैक्टिस करनी होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा लगाने होते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन में प्रैक्टिस करोगे,
मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खेल यहाँ पर कैलकुलेशन का है। कंसेप्ट तो सब सीख लेते हैं, सिलेबस सब कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कैलकुलेशन की हो जाती है, जो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है अगर कैलकुलेशन आप वर्क करके नहीं गए कैलकुलेशन पर, है नहीं। चलिए, अब इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है मेरे भाई, एक डीलर अपना माल लागत मूल्य पर 10% हानि पर बेचता है। एक तरफ तो मैं सीपी लिख रहा हूँ, है नहीं, और एक तरफ लिख रहा हूँ एसपी। अगर मैं बात करता हूँ जी प्राइस की, तो लागत मूल्य से 10% कम में बेच रहा है वो, है नहीं। लागत मूल्य से 10% कम में, अगर लागत मूल्य 10 रुपये है तो बेच कितने में रहा है, 9 रुपये में। अच्छा, वेट की अगर मैं बात करूँ, वेट की, वो कह रहा है कि भाई साहब वेट भी जो है ना वो कम ही यूज कर रहा है। वेट जो कम यूज कर रहा है उसमें क्या फायदा होगा, दुकानदार का फायदा होगा, सिंपल सी बात है। 25% कम वजन का प्रयोग कर रहा है जी, है। इट मीन्स वो कह रहा है कि भाई साहब मैं आपको पूरा 1 किलो दे रहा हूँ, लेकिन 1 किलो देकर 25% कम दे रहा है। मतलब अगर देना था 100 ग्राम तो दे रहा है 25 ग्राम कम, मतलब 75 ग्राम। तो यानी उसकी जेब से कितने रुपए का माल जा रहा है दुकानदार की, जैसे 75 ग्राम का, जितनी जेब से उसका जाएगा वो उसका कॉस्ट प्राइस होगा। यानी 75 ग्राम यहाँ पे लिखो और पूरा 100 ग्राम के पैसे ले रहा है, वो उसकी जेब में आएगा, वो ये लिखो यहाँ पर। ये बात समझ में आनी चाहिए आपके। तो 25 या 75, 25 चौका 100 से सोल्व कर दिया बस हमने। 2 दूनी 4 और 2 पंजे, यानी और 3 तिया 9। इट मीन्स 5 रुपए का कॉस्ट प्राइस 3 दूनी 6 रुपए में जा रहा है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है जी। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। ये इसका आंसर होगा जी। कोई दिक्कत किसी प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका वॉल्यूम दे रखा 256/3 पाई। ओके, गोले का जो वॉल्यूम होता है ना, होता 4/3 पाई r³ बताओ होता क्या नहीं होता। वो कितना दे रखा है उसने, 256/3 पाई। इतना दे रखा है, पाई से पाई कट जाएगा, यानी 3 से 3 घूमने गया जी। 4 से काटेंगे इसे, 4 से कट रहा कंप्लीट, 4 छंग 24 और 4 चौक 16, तो r³ की वैल्यू कितनी आ गई जी, 64। इट मीन्स r की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 4। r की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसका हमसे पूछ रहा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, टीएस से गोले का टीएस से कितना होता है, 4 पाई r²। 4 पाई r²। आर कितना, 4, 4 का स्क्वायर 16 चौका 64 पाई। पाई में ही आंसर दे रखा है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल का आंसर होगा जी। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, 1/5% बराबर है किसके, बताइए यार। ये सवाल देने का है कोई, है नहीं। ऐसे सवाल आते हैं पेपर में आप, तो 1/500 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, एक पंसारी को 12 रुपए प्रति किलोग्राम और 25 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं को किस रेशो में मिलाया जाना चाहिए ताकि 20 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण बन जाए। देखो, दो रेट हो, है नहीं, उन्हें किस हिसाब से, या दो समान हो, उन्हें मिक्स करके कुछ एक समान बनेगा, उसका रेट उन दोनों के बीच में ही होगा। वहां पर अप्लाई करेंगे हम एलिगेशन मेथड। याद रखना, जब भी दो चीज के मिक्सचर से एक चीज बने तीसरी, उसको एवरेज बोलेंगे, यानी उसको बीच में रखेंगे। एवरेज वाला कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं आप ये। एलिगेशन एवरेज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 12 और 25 और इनका मेरे भाई दोनों का रेट 20। एलिगेशन मेथड अप्लाई करेंगे जी। ये एक से कम होगा एक से, क्योंकि एवरेज क्या होता है, एक से कम एक से ज्यादा। एवरेज जो होगा ना एक से कम होगा एक से ज्यादा होगा, इनके बीच में ही होगा। मेरे भाई यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, तो वो यही कहना चाह रहा है 5 8। कितना हो जाएगा दोस्त, 5 8। दोनों को 5 8 के रेशो में मिलाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी बी सी का रेशो दे रखा 1 2, को से प्लस टेन सी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है जी, एक ट्रायंगल बनाओ जी फटाक से। और ट्रायंगल हमें ऐसा बनाना है जो समकोण त्रिभुज हो, है नी। ये लो जी समकोण त्रिभुज, आपके सामने ये पेश होगा जी समकोण त्रिभुज, है नी। ये है जी, देखिए जी समकोण त्रिभुज। ए बी और बी सी का रेशो, एंगल बी 90 डिग्री, यहाँ पर बी है जी, यहाँ ए मान लो जी, यहाँ सी है। ए बी और ए सी का रेशो 1:2 है, मतलब अगर ये x है तो ये 2x होगा, मानते हो क्या नहीं। तो ये कितना होगा, √5x होगा। ये कितना होगा दोस्त, √5x, पाइथागोरस थ्योरम से √5x। कोस ए प्लस टेन सी की वैल्यू पूछ रहा, कोस ए प्लस टेन सी, कोस ए प्लस टेन सी इसकी वैल्यू पूछ रहा है जी। ठीक है जी, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है, यहाँ पर कन्फ्यूजन थोड़ी सी है। अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ तो कोस ए के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। सी की बात करूंगा तो मेरे भाई ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण। कर्ण फिक्स होगा,
90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड। कर्ण फिक्स होगा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड, वो होगा कर्ण। ठीक है दोस्त। अब मेरे भाई इसमें क्या कहना चाह रहा है वो, इसमें ये कहना चाह रहा है कोसे प्लस टेन सी की वैल्यू बताओ जी। कोसे प्लस टेन सी, अगर मैं ए की बात करूं तो आधार बटे कर्ण, आधार ये है कर्ण ये है जी, एक्स बटे रूट 5x है क्या नहीं, एक्स बटे रूट 5x प्लस टेन सी की अगर मैं बात करता हूँ तो लंब बटे आधार। टेन सी के लिए लंब कितना x, आधार कितना मेरे भाई 2x। इट मीन्स एक्स एक्स यहाँ कटेगा 1/√5 प्लस 1/2, इट मीन्स 2 प्लस √5 बटे 2√5, 2 प्लस √5 बटे 2√5। इसका आंसर ये नहीं होगा, 2 प्लस √5 बटे 2√5 ये आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, यदि एक अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है तो नए गुब्बारे के सतह क्षेत्रफल का उसके मूल क्षेत्रफल से रेशो कितना होने वाला है। तो मेरे भाई अर्धगोलाकार जो है ना, अर्धगोलाकार की बात कर रहा है वो है नहीं, तो एक अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। अर्धगोलाकार गुब्बारा है नहीं, पहले मेरे भाई 4 सेंटीमीटर उसकी जो रेडियस थी, लेकिन जैसे उसमें हवा भरी तो उसकी रेडियस होगी ज़्यादा, कितनी होगी 7, कितनी होगी दोस्त 7। तो इसका एरिया कितना होने वाला है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है वो नहीं, सतह क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल। अगर यहाँ पे सतह टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लेंगे, यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे तो यहाँ भी कर्व्ड, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है नहीं। सरफेस एरिया की बात कर रहा तो सरफेस एरिया का मतलब टीएसए की ही बात कर रहा है, ऐसे समझो टोटल सरफेस एरिया की। ये खाली होगा तो गुब्बारा नहीं बनने का, यानी ये भी यहाँ से फिल होगा। इट मीन्स ये वाला भी मेरे को एरिया लेना, तो 3πr², तो 3πr² इसका, और यहाँ पर 3πr² इस कंडीशन में, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। देखो 3π से 3π तो कट जाएगा, यानी डिपेंड हमारा किस पर करेगा, इनकी रेडियस पर। यहाँ तो रेडियस कितनी थी 4 थी, और यहाँ पर कितनी है 7 है, बस सवाल खत्म है क्या नहीं। तो मेरे भाई नए गुब्बारे का सतह क्षेत्रफल उसके मूल क्षेत्रफल, तो नया गुब्बारा तो ये है, यानी कि इसके r², 7 का स्क्वायर 49, और इसके r का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 49/16 इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, कोई इश्यू नहीं। नेक्स्ट, दी गई तालिका 2022-2023 के दौरान 4 स्कूलों के छात्रों की संख्या दर्शाती है। स्कूल हमें एक गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हैं, बॉयज़ ये हैं, गर्ल्स ये हैं। ठीक है, हमसे पूछ रहा है स्कूल बी में लड़कियों का परसेंटेज कितना है, स्कूल बी में गर्ल्स का परसेंटेज कितना है। देखो स्कूल बी ये है 746, तो 746 गर्ल्स हैं जी, 746 गर्ल्स हैं। टोटल कितने बी में लड़कियों का परसेंट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी। स्कूल बी में देखो परसेंटेज तो टोटल स्टूडेंट से निकलेगा 1880, टोटल स्टूडेंट कितने 1880, उसका कितने प्रतिशत है, ये सवाल है जी। यानी गर्ल्स का परसेंटेज पूछ रहा है किसमें, बी में। इसे सोल्व करना है बस सिंपल, 0 से 0 कट जाएगा जी, तो 74/60/188 यानी देखो सबसे पहले 4 से काट लो, हल्का आइडिया लग जाएगा, 4 से काट लो, यानी 4 से काटो, 4 से 18 बार, 2 बचेंगे, 4 छंग 24 और 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 47 आ गया जी, है नी। 47 दूनी कितना होगा भाई साहब 94, और 94 दूनी कितना होगा 188। इसका मतलब 4 बार लगभग चल रहा है नी भाई। 47 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ ना इसे, मुझे आंसर अप्रॉक्स में लग रहा है इसका, जब 45 बार कंप्लीट जाएगा, अगर 47 की मल्टीप्लाई 45, 7 पंजे 35 आ रहा है ना लास्ट में, हाँ हो सकता है 47 की मल्टीप्लाई 45 में करना, एक बार जरा फटाफट मल्टीप्लाई करने का, 5 सत्ते 35, कैरी 3, 5 चौक 20, 4 सत्ते 28, 20 + 28 48, 48 + 3 51, 48 + 3 51, कैरी 5, 4 चौक 16, 5 21, यार 2115 आ रहा है, 45 से तो कम आ रहा है इट मीन्स, और ऑप्शन तो एक भी नहीं है, ऑप्शन तो एक भी नहीं है, इट मीन्स इसका आंसर रॉन्ग है भाई साहब, 45 से तो कम आएगा, क्योंकि 2115 तो भाई साहब ये तो 1865 है, 2115 अगर मैं 47 को 45 बार काटूंगा ना तब 2115 आएगा, जबकि तो 1865 है। यहाँ पर गड़बड़ है, कुछ ना कुछ 100% गड़बड़ है।
ठीक है, इसका जो आंसर आएगा इतने परसेंटेज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है नहीं, मीन जो बोर्ड पे लिखा हो उससे आंसर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्वायर रूट बताना है इसका, इसका स्क्वायर रूट बताना कितना ईजी है। देखो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट बताऊंगा, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 आ जाएगा जी, 1/3 आ जाएगा जी, 1/5 आ जाएगा जी, 1/7 8 आ जाएगा जी, और 6/11 आ जाएगा। सवाल फिनिश। 3 दूनी 6 से तो 6 ही कट गया जी, तो 1/ कितना आ जाएगा जी, 11 पंजे 55, 55 की मल्टीप्लाई 7 में करनी है तो 7 पंजे 350, 55 की मल्टीप्लाई हमें 7 में करनी है जी, 350 385। कुछ गड़बड़ होगी क्या, समथिंग इज रॉन्ग, वेट। 6/11 मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए 6/11, 1/7, 1/5, 1/3, 1/2, इसका स्क्वायर रूट ही तो पूछ रहा था। मैंने क्या काम करा, 6 से तो 6 कट गया, 1/5 7 35 गुणा 11, यही तो बचेगा। यही तो बचेगा भाई। 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, मुझे इस पर डाउट लग रहा है कि क्या ये क्वेश्चन सही है। 1 मिनट रुकना भाई दोस्त। 4th शिफ्ट, 1st शिफ्ट, 4 तारीख की 1st शिफ्ट, ओके। कौन सा क्वेश्चन है, 29वां। हाँ मुझे डाउट लग रहा था पहले ही, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया हुआ है, यहाँ पर डाउट है, इसका आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन जो है ना वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये डिवाइड है यहाँ पे है नी, इसे डिवाइड कर लेना दोस्त, ये डिवाइड लग रहा है यहाँ पे और ये डिवाइड है। अब कर लो इसे, क्योंकि ये मैंने जो है पहले पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ को, तो मुझे आइडिया लग गया था कि कुछ ना कुछ इसमें रॉन्ग है, और रॉन्ग ही निकल गया। देख रहे हो आप, ये प्रैक्टिस का खेल है, क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि हाँ यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि हमने पहले कराई। डिवाइड को मेरे भाई अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज तो 11 हो जाएगा, 11/6, बस सवाल फिनिश। अब ठीक है, कुछ भी नहीं कट रहा है तो 11 तो ऊपर आने वाला है जी, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 सत्ते 30 180, 180 18 सत्ते 126, यानी 1260, तो 11/1260 इसका आंसर सी होगा जी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन दूर। 30 क्वेश्चन, 3 पंजे 15 और एक 16, 16/3, इसे अंदर से सोल्व करते होंगे जी हम। 3 3 और एक 10/3, 10/3 को डिवाइड करें, 3 दूनी 6 और 7/3 से, 10/3 को डिवाइड करें तो गुणा में बदल देंगे जी, 3/7 है नी, ये कट गया तो 10/7 फाइनल बन का है नी, तो फाइनल बन का 10/7, 10/7 माइनस में 1/3, ये सोल्व करना है जी अब। 10/7 माइनस 1/3, ठीक है, तो 3 नहीं 30, 7 एकम 7, 30 माइनस में 7 21, सॉरी 23, 23/21 बन के आएगा जी यहाँ से, 23/21 बन के है ये चीज। अब बात करते हैं जी इसकी, 3 चौक 12 और एक 13/3, 13/3 माइनस में 23/21, यही तो भाई, प्लस में 23/21, 13 3 39 प्लस 23/21, जोड़ो 9 3 12, 3 2 5 और एक 6, 62/21 है नी, ये 62/21 बन के आएगा। अब इसमें से घटा देना है फिर को, 3 पंजे 15 और एक 16/3, तो 16 सत्ते 112, 112 माइनस का 62/21, 2 में से 2 के 0, 11 में से 6 के 5, 50/21 बन के आएगा, जो कि ये भी मुझे रॉन्ग लग रहा है। 5 सही 1/3, यस यस, ये भी भाई डोट रॉन्ग है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ इसमें क्या गड़बड़ है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, और मैंने जो है ना ये क्रॉस चेक किए नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा एरर हो गया है नी। क्रॉस चेक अगर कर लेते हैं ना तो फिर बता देते हैं कि यहाँ पर बार लग रहा है दोस्त, ये बार है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम बार को सोल्व करेंगे, डाटा और चेक कर लें। 5 से 1/3 माइनस 4 से 1/3, 3 से 1/3 डिवाइड 2 से 1/3 माइनस, ठीक है, अब बार लग रहा था वो लगा दिया मैंने, कन्फ्यूजन खत्म।
3 दूनी 6 और 1 7/3, 7/3 में से 1/3 जाएंगे तो 6/3 आएगा। कितना आएगा? 6/3, 6/3 का मतलब 2। तो फाइनली इसका जो आंसर बन के आया, इसका जो आंसर बन के आया ना, वो कितना बन के आएगा दोस्त? वो 2 बन के आएगा, 2। कितना बन के आएगा जी? 2। ये जो बन के आएगा ये चीज, ये बन के आएगी 2। और ये डिवाइड में था ना, ये गुणा बदल दूंगा तो 1/2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1/2। तो फाइनली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, वो बन के आएगा 1/2 और गुणा 3 3 10/3। डिवाइड था ना 2 का, कर दिया मैंने 1/2, है नी? ठीक है। और प्लस का 3 चौक 12, 13/3 यहाँ पे आएगा जी। और ब्रैकेट बाहर लगाओ जी, माइनस में 5 से 1/3, 3 5 15, 16/3 ये आएगा जी। बस इसे सोल्व कर लो जी। 2 पंजे 10, 13 + 5 18/3, 6 आ गया जी। 16/3 माइनस में 6, तो 3 छंग 18 माइनस का 2/3। तो आंसर कितना आ गया दोस्त? माइनस का 2/3। कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, केवल यहाँ पर बार को लेकर दिक्कत थी, वो खत्म कर दी हमने। विच टाइप ऑफ बैटरी हैड द हाइएस्ट टोटल सेल ओवर द लास्ट 7 ईयर? पिछले 7 वर्षों में किस प्रकार की बैटरी की कुल बिक्री सबसे अधिक रही? देखो बैटरी की बात चल रही है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ बैटरी लिख रखी जी, और ईयर की बात ये चल रही है। ठीक है जी। पिछले 7 वर्षों में किस प्रकार की बैटरी में, अच्छा हमें 4 AS देखना है, 7 AS देख रहा है, ये इस टाइप की बैटरी सबसे ज़्यादा बिक्री किस में, यानी जोड़ना पड़ेगा इन्हें, है नहीं? तभी तो पता चलेगा यहाँ पर कितनी बैटरी रही, यहाँ पर कितनी बैटरी, यहाँ पे कितनी, यहाँ कितनी, यहाँ कितनी, यहाँ कितनी, और सबसे ज़्यादा। ये तो टोटल की बात आ गई यहाँ पे। ये ऐसे जुड़ा हुआ है, अगर ऐसे जुड़ा हुआ होता ना तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्वेश्चन मार्क की नीड ही नहीं थी। अब मेरे को सबसे ज़्यादा की बात करनी है, सबसे अधिक किस में रही, यहाँ पर फोकस करो कैसे हम कर सकते हैं तेजी के साथ। देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर, यहाँ 105 यानी 100 पर 3 डाटा है जी। देखो सुनो ध्यान से, हाँ सवाल हो गया। देखो 100 ऊपर यहाँ 3 डाटा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 100 ऊपर 1 2 3, यहाँ भी 3 डाटा ही है 100 ऊपर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डाटा भाई साहब, यहाँ यहाँ 3 डाटा 100 ऊपर, यहाँ 3 डाटा, यहाँ 6 डाटा, 1 2 3, यहाँ 3 डाटा है जी, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 डाटा है जी। ठीक है, अब थोड़ा सा आइडिया लगाओ सबसे ज़्यादा कौन सा बैठ रहा है। देखना यहाँ पर 160 165 135 150 102 114, है नहीं? तो मेरे को तो लग रहा है 32AH इसका करेक्ट आंसर है। अगर बिना जोड़े आप करो तो इस तरीके से करोगे, है नहीं? एक बार आप जोड़ लेना, अगर जोड़ना चाहते हो तो जोड़ लेना, ठीक है? लेकिन मैंने 100 को अगर बेस माना तो 100 को बेस मानकर 32AH इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ए और बी 36,000 रुपये का एक प्रोजेक्ट लेते हैं। ए अकेला उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है? उन्होंने 5 दिन तक काम किया, उन्होंने या उसने? अगले 5 दिन बाद बी ने अकेले काम किया, उसके बाद ए ने बी को प्रतिस्थापित कर दिया और शेष काम को 5 दिन में कर लिया। ठीक है, यहां पर यार उसने होना चाहिए था मेरे हिसाब से। उसने 5 डेज काम किया, किसने? जो लग रहा था ए अकेला उस काम को 25 दिन में पूरा करता है, उसने 5 दिन काम किया। तो मेरे भाई अगर ए टोटल काम को 25 दिन में कर रहा है जी, तो 5 दिन में कितना हिस्सा कर लेगा, यानी 1/5 हिस्सा कर लेगा ए। अगर मैं ए की बात करूं, अगर मैं ए की बात करूं, ए जो है ना भाई 25 दिन में उस काम को निपटाता है ना, तो 5 दिन में कितना निपटाएगा? 5/25 यानी 1/5 हिस्सा, यानी 5 में से एक काम निपटा दिया उसने। अब एक चीज आप देख पा रहे होगे, और ए ने 1/5 हिस्सा तो यहाँ निपटा, और ए ने जो है ना, ए ने बी को प्रतिस्थापित किया, मतलब ए ने लास्ट 5 दिन काम और किया है, और 5 दिन में फिर 1/5 हिस्सा निपटाया होगा, यानी ए ने टोटल वर्क 1/5 प्लस 1/5 2/5 निपटाया। तो बाकी काम बी ने निपटाया होगा। तो ए ने अगर 2/5 निपटाया तो बी ने 3/5 निपटाया होगा। ये वर्क की बात है कि वर्क बट वर्क, जो वर्क डन होता है उसी के हिसाब से पैसा बढ़ता है। मेरे भाई यहाँ पर 36,000 रुपये मिल रहे हैं, तो ए को कितना पैसा मिलेगा? ए का हिस्सा पूछ रहा है वो। तो 36,000 रुपये, 5 से 5 कट जाएगा, 2 3 5 हिस्से, और ए की वैल्यू कितनी होगी? 7200 आ जाएगा यहाँ पे। 7200 गुणा 2 यानी 144, 144 00, इसका आंसर ये होना चाहिए।
कोई दिक्कत नहीं, आप बोलोगे नहीं सर नेक्स्ट। यहाँ डाटा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई साहब, दिमाग खराब हो जाएगा वरना। सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे हमें। 3 और एक 10/3, इसे गुणा में कन्वर्ट कर दो जी। 3 एकम 3 और 3/4 हो जाएगा ये। ठीक है जी, ये गुणा 2 एकम 2 3/2, कोई दिक्कत नहीं। किसी प्रकार की यार ये क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, ब्रैकेट मत लगाओ, यहाँ लगाओ, ठीक है ओके। यहाँ भी हम क्या करने वाले हैं जी, 2/1 कर देंगे, डिवाइड में गुणा में चेंज कर दिया। 4 एकम 4 और एक 5/4 है नी। ओके, यहाँ भी 5/4 है ना, इसे भी चेंज कर देंगे। एक काम करो, आप लास्ट से सोल्व करते आओ, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। देखो सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को सोल्व कर रहा हूँ है नी, तो ये बन के आएगा। तो 3 से 3 कट गया जी, और 2 से 5 बार ये कट गया जी, यानी फाइनली 5×3 15/4 बन के आएगा। यहाँ से 15/4 सबसे अंदर वाला ब्रैकेट उससे बन के आएगा। 1/2 बाहर लिख रहा है जी, गुणा में 1/2, जो कि डिवाइड में जाकर उल्टा कर देंगे तो 2/1 आ जाएगा ये है नी। और डिवाइड 1 से 1/4 यानी 5/4। एक बार मैं यार चेक कर लेता हूँ इसे भी, कभी मेहनत करे और मेहनत बेकार ही जाए। 1 मिनट रुक लो मुझे, क्योंकि मैंने क्रॉस चेक नहीं किए हैं इसीलिए गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। 1 से 2/5 माइनस, 3 से ही 3/4 प्लस, डिवाइड 1 से 1/4 डिवाइड 1/2, 1 से 1/2, 3 से 1/3। ठीक है, सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है भाई साहब। करते हैं अब। देखो 15/4 ये बन का 1/2 बाहर लिख रहा था, यानी 1/2 बाहर लिख रहा था। इसको जो है एक काम कीजिए, 15/4 तो बन का है ये, ठीक है कोई इशू नहीं। यहाँ पर डिवाइड है, एक गुणा कर देंगे 2, और 4 एकम 4 और एक 5/4 आ जाएगा यहाँ पे 5/4। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ तक, ये यहाँ तक सोल्व हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद कितने आएगा, 2 दूनी 4, यानी 15×5 75/8। तो 75/8 आ गया जी ये चीज़। यहाँ तक की हमने बात कर ली। इसके बाद करते हैं इसकी बात। 75/8 को उल्टा करेंगे तो 8/75 बन जाएगा ये। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, 8/75, क्योंकि हमें डिवाइड को गुणा बदल करना है। 8/75 यहाँ तक आ, 4×3 12×3 15/4, यहाँ पर 15/4 आपको लिखना पड़ेगा है नी। और इसके बाद बस माइनस है, 5 एकम 5 2 7/5, बस जी इसे सोल्व करना है। 15×5 75 और 4 दूनी 8 है नी, तो 7/5 और माइनस में 2/5, यही तो आएगा। 7/5 माइनस 2/, ये तो 5/5 आएगा, जो कि 1 होगा। एक ऑप्शन में नहीं है। यहाँ डिवाइड तो नहीं लग रहा है, माइनस से लग रहा है। स्टार्टिंग में माइनस है, फिर डिवाइड है, अगेन डिवाइड। क्या प्रॉब्लम हुई है, एक बार अगेन चेक करते हैं, रुको। कुछ इन क्वेश्चन में बहुत ध्यान से चीज़ों को करना है, ये जो है ना गड़बड़ हो जाती है इन क्वेश्चन में है नी, थोड़ा सा ध्यान से हमें करना है। 3/2 है, तो ये बन के हमारा फाइनली 3 से 3 कट गया, और 5×3 15/4 तो यहाँ से बन गया है 15/4 है नी। 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 15/8, और इसे उल्टा कर देंगे तो 8/15, और गुणा 4 एकम 4 और एक 5/4। ठीक है, 4 दूनी 8 और 5×6 15, 2/3 बन के आएगा यहाँ से, 2/3 डिवाइड, इसको 3/2 करेंगे उल्टा करके, उल्टा करेंगे 3/2 है नी, और 4×3 15/4 है नी, और ये बन के आएगा 15×3 45/8, 45/8, तो 5 एकम 5 2 7/5,
हाँ अब ठीक आएगा, 45/8। एलसीएम आएगा 40, 5×7 = 35। यहाँ माइनस आ रहा है, सात पंजे 35, माइनस का 10/40 आ रहा है। यानी अगर यहाँ पर 35 हो जाए, प्लस का 35 और प्लस का 45, तो फिर कितने होगा, 69 आ जाएगा। नहीं 69 कहाँ आएगा, 35 + 5 50, 30 80 आ जाएगा, 80/40। समथिंग इज डॉट प्रॉब्लम, समथिंग इज रॉन्ग। 8×7 = 56, 56 - 45, 11 बचेगा, 11/40 आएगा यार, 11/40। कुछ डाटा में दिक्कत है क्या यार। 8×7 = 56 - 45। मुझे लग तो रही नहीं कि इसमें कोई दिक्कत है। चलो इसे एक बार आप करना ट्राई, ठीक है। पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है, एक बार ट्राई करना, ठीक। इसे ट्राई करना आप खुद। ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ये खुद करना एक बार, और जो कर ले इसका राइट आंसर मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्त। इसका राइट आंसर मेरे को बताना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। माना कि m और n का HCF a है और n = AB, तो m और n का एलसीएम क्या है। मुझे लगता है या तो इसमें कोई एरर है क्वेश्चन में, है नहीं, और अगर एरर नहीं है तो मुझे इसका आप आंसर बताना एक बार, ठीक है, जरूर। m और n का HCF गिवन है a, n बराबर AB है, तो m और n की एलसीएम इस प्रकार दिया गया है। ओके देखो, m और n दो नंबर है जिनका HCF a है, तो मैं मान सकता हूँ कि m दे रखा है जी ax और n दे रखा है जी कितना, n तो दे ही रखा है उसने, a b है, ठीक है जी। तो m और n का एलसीएम कितना होगा, देखो m और n का एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो कॉमन है वो तो लिखेंगे a b और x, ये तीनों चीजें लिखेंगे ना, आप बोलोगे जी सर। और ax को मैं अगेन क्या लिख दूंगा जी, ax को मैं लिख दूंगा m, यानी mb। आंसर कितना आ जाएगा, mb। ये क्या आ जाएगा, एलसीएम इनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट। ए अकेले कोई काम करता है तो उसे ए और बी द्वारा मिलकर काम करने में लगे समय से 25 दिन अधिक लगते हैं। दूसरी ओर ए और बी द्वारा एक साथ काम करने में लिए गए समय से बी अकेले 16 दिन अधिक लेता है। ए और बी को एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। देखो ए और बी द्वारा लगे समय से 25 दिन ज्यादा ले रहा ए, ओके। ए प्लस बी सपोज करो एक्स डेज काम ले रहे हैं, एक्स दिन में काम कर रहे हैं, तो ए जो है 25 दिन ज़्यादा ले रहा है, नहीं एक्स प्लस 25 दिन में कर रहा है, और बी मेरे भाई 16 दिन ज़्यादा ले रहा है। इट मीन्स बी जो है एक्स प्लस 16 डेज में कर रहा है, ठीक है। फाइनली हमसे पूछ रहा है ए और बी उस काम को करते हुए कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। ये एक फिक्स पैटर्न है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि दो लोग हैं वे मिलकर किसी काम को कितने दिन में, उस डेज में करते हैं, उनसे अगर ए कितने दिन, ए उनसे इतने दिन ज़्यादा लेता है, बी उनसे इतने दिन ज़्यादा लेता है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो फाइनली निकल के आती है, जो हम सोल्व करेंगे मेथड के अनुसार, तो 25 × 16 का अंडर रूट बन के आएगी, यानी 5 चौक 20, यानी एक्स की वैल्यू आएगी 20। तो वो पूछ रहा है दोनों उस काम कितने दिन में करेंगे, तो दोनों एक्स दिन में करेंगे, एक्स की वैल्यू 20 आ गई, तो इसका आंसर कितना आएगा, 20 डेज, ठीक है। नेक्स्ट, अवि ने एक घर को 10% के लाभ पर भार्गव को बेच दिया और भार्गव ने इसे चेतन को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि चेतन ने इसके लिए 2,64,64 लाख रुपए का भुगतान किया हो तो अवि ने इसे किस कीमत पर खरीदा, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, अगर 100 रुपए में उसने घर खरीदा, तो 10% के लाभ पर बेच दिया, यानी 110 में बेच दिया। फिर भार्गव ने चेतन को 110 का 20% 22 यानी 132 में बेच दिया। वो कह रहा है कि 132 में नहीं, 264 लाख में बेचा है जी, 264 लाख में, यानी 264 लाख 132 के बराबर है जी। यार इसे बाद में लगा लेंगे, 3 5 0,
264 किसके बराबर है? 32 के बराबर है, 132 के बराबर है। फाइनली मेरे को कितना बताना है? अभी की कीमत 100 की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो 132 दूनी 264, 200 तो आएगा, उसके बाद में 5 जीरो रहेंगी। इट मीन्स 200 के आगे 5 जीरो। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, दो संख्या दे रखी है 12 7 के रेशो में दी, उनके एचसीएफ 25 है, तो संख्या ज्ञात करो। बताइए संख्या ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है? देखो 25 इंटू 12 300 आ गया, और 25 175, ये आंसर आ गया। ऐसे भी सवाल है। मानस एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। माना पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है और ए स्पर्श बिंदु है। मान लीजिए बी पी क्यू पर एक बिंदु है, जैसे कि ए बी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। यदि O और B को मिलाने वाली रेखा वृत्त को R पर काटती है तो बी आर की लंबाई कितनी है? बढ़िया सवाल है भाई साहब, इसको ध्यान से समझना, मजा आएगा सवाल करने में। देखो ध्यान से चीजों को समझना। एक मैं स्क्वायर बना लेता हूँ, ये स्क्वायर है दोस्त, है नहीं। इसमें कह रहा है कि पी क्यू स्पर्श रेखा है, नहीं पी क्यू स्पर्श रेखा है। एक मैं लाइन और ड्रॉ करता हूँ, अच्छी सी, मजा आएगा थोड़ा सा। अच्छी सी लाइन ड्रॉ करते हैं जी, जो इसकी टेंजेंट हो। पी क्यू है नहीं, पी क्यू की बात कर रहा है, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। और ए स्पर्श बिंदु मतलब यहाँ पर टच कर रहा है, तो ये क्या है जी? इसका स्पर्श बिंदु ए है। मान लीजिए बी पी क्यू पर स्थित बिंदु है। ओके, बी मैंने मान लिया यहाँ पर है जी, बी पॉइंट, पी क्यू पर पॉइंट एक बी है जी। बी पी क्यू पर बिंदु है, जैसे कि ए बी की लंबाई 12 है, ए बी की लेंथ दे रखी मेरे को 12। ओ और बी को मिलाने पर, अच्छा ओ सेंटर है जी, ओ और बी को मिला दिया इसने जी। यार थोड़ी सी यहाँ भी लाइन अच्छी सी खींचेंगे, क्योंकि ओड सा लगेगा हमने सारी लाइन अच्छी खींची अगर। ये यहाँ पर सेंटर है, यहाँ से इससे लाइन खींचेंगे, थोड़ा प्रोफेशनल बनेंगे हम भी, है नहीं। उस दिन बाद आप देखना धुआं कटेगा। इसमें कह रहा है ए बी की लेंथ 12 सेंटीमीटर, यदि ओ और बी को मिलाने वाली रेखा वृत्त को आर पर काटती है। ओ और बी को मिलाने वाली रेखा वृत्त को आर पर काटते हैं। इट मीन्स पता है क्या बोलना चाह रहा है वो? अगर मैं इसको आगे को बढ़ा दूं, भाई साहब इसको आगे को बढ़ाना पड़ेगा हमें, है नहीं। ये देखो जी, किस पर काटती है? आर पर काटती है। ये आर पॉइंट है जी। ठीक है जी। तो हमसे पूछ कर रहा है बी आर की लंबाई क्या होने वाली है? बी आर की लंबाई क्या होने वाली है? ठीक है। नहीं यार, यहाँ पर काटती है यार, ये सुनो ध्यान से, ये है आर। ठीक है, ये आर है। इसे आप कुछ पॉइंट मान लो, आपको ये जो है पी क्यू आर एस मान लीजिए मैंने इसे, है नहीं, ये माननी पड़ेगी। अब आप एक कंसेप्ट जानते हो, क्या कंसेप्ट जानते हो? एक बाहरी पॉइंट से अगर एक सीकेंट हो और एक टेंजेंट हो, इस तरीके से अगर मैं इसे ए मानूँ, इसे बी मानूँ, ये सी मानूँ, ठीक है, इसे डी मानूँ, इसे ई मानूँ, तो फॉर्मूला होता है जी टेंजेंट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू पूरी लेंथ ए ई। ए डी इंटू ए ई जो होता है वो ए बी स्क्वायर होता है। बिल्कुल यहाँ पर यही कंसेप्ट आप यूज़ करोगे। कैसे करोगे यूज़, मैं बताता हूँ आप। अब हमें कुछ और तो नहीं दिया, 5 सेंटीमीटर रेडियस तो गिवन है, हमें वो उसका यूज़ करेंगे हम। 5 सेंटीमीटर रेडियस है जी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, ये 5 सेंटीमीटर। ये क्या बनना है जी? ये 90 डिग्री, यानी कि ये हमें मिल गया 13। ये कितना मिल गया जी? 13। ये कितना होगा दोस्त? 13। अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये लेंथ हमें 13 मिलेगी। ठीक है जी। बी आर की लंबाई हमें ये चीज चाहिए, ये क्या होगी? ओके ठीक है। अगर मेरे भाई मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो ये भी मेरे भाई 5 होगी, यहां से लेकर यहां तक। बताओ होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल होगी। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं यहां से लेकर यहां तक की, ए बी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, यहाँ की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, सुनो ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ। ठीक है, अगर मैं इसे x मानूँ, x क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x लिख देता हूँ,
कंफ्यूज नहीं होगे आप। दिस इज एक्स गुणा, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक, पहली जगह जहाँ काट रहा है वो, फिर दूसरी जगह कहाँ जहाँ काट रहा है यहाँ पर, इसकी लेंथ तो कितनी होगी 13 + 5 18 + x। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। 12 का स्क्वायर 144, एक्स स्क्वायर माइनस में सॉरी प्लस में 18x और माइनस में 144 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 × 144, 18 माइनस का आएगा तो 8 प्लस का आएगा, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 8 होगी। इसका आंसर कितना होगा 8। तो बी आर की लेंथ कितनी होगी 8। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। मैंने प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर पिक्चर को बनाया, ठीक है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट। x की पावर 4 + y की पावर 4 इक्वल टू x स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 + y की पावर 6। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बताओ लिख सकता हूँ क्या नहीं लिख सकता, इज इक्वल टू 0। बताओ लिख सकता हूँ क्या नहीं, आप बोलोगे जी सर। अगर मैं दोनों तरफ, सुनना गौर से जरा, अगर मैं दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दूं जी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई, इधर भी और इधर भी, तो क्या होगा, फॉर्मूला बन गया जी यहाँ पे क्या, a + b × a² + b² माइनस में ab, ये बन गया a³ + b³ का फॉर्मूला। यानी कि एक्स स्क्वायर की क्यूब और प्लस वाई स्क्वायर की क्यूब इज इक्वल टू 0। यानी कि x की पावर 6 + y की पावर 6 वो बन गया 0। यही पूछ रहा है वो, तो आंसर कितना हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एक कंपनी 3 प्रकार के बक्से बना रही है, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच। प्लास्टिक, लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या का रेशो दे रखा 2 3 5। लकड़ी और कांच के बक्सों की संख्या के बीच का डिफरेंस 144 है। यदि प्लास्टिक के बक्सों की संख्या 25% बढ़ जाती है तो संख्या अब क्या होगी। ठीक है, देखो लकड़ी और कांच के बक्सों का डिफरेंस दे रखा है 144, लकड़ी ये है, कांच ये है, इन दोनों का डिफरेंस 5 और 2 का 3 यूनिट। लकड़ी और कांच नहीं सॉरी, प्लास्टिक और कांच नहीं, लकड़ी और कांच 3 और 5 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 144, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 72। तो प्लास्टिक कितने होंगे जी 144, 72 दूनी 144, ये प्लास्टिक होगा जी। तो प्लास्टिक के बक्से कितने आ गए जी 144 आ गए जी, 144 आ गए। अब वो कह रहा है कि इसमें 25% बढ़ गया, तो 144 का 25% यानी 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो कितने बक्से हो गए अब टोटल, 44 6 50 180, यानी अब बक्सों की संख्या कितनी होगी 180। कितनी हो जाएगी दोस्त 180। कोई इश्यू नहीं किसी प्रकार का। नेक्स्ट, एक इंस्पेक्टर एक चोर से 288 मीटर पीछे है। इंस्पेक्टर 1 मिनट में 42 मीटर दौड़ता है और चोर 30 मीटर दौड़ता है 1 मिनट में। इंस्पेक्टर चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, और आंसर मिनट में बताना है। मीटर बड़ा सिंपल सा काम है, 1 मिनट में ये 42 दौड़ रहा है, ये 1 मिनट में 30 दौड़ रहा है, यानी कि हर मिनट उसकी जो डिस्टेंस जो कवर करेगा 42 - 30 12 मीटर डिस्टेंस उसके बीच की कम करता चला जाएगा। हर मिनट 12 मीटर डिस्टेंस कम, हर मिनट 12 मीटर डिस्टेंस कम, और कितने गैप है 288 का। तो कितनी देर में वो गैप कम कर देगा 288 मीटर को, क्योंकि हर मिनट वो 12 मीटर कम कर रहा है जी। यानी 12 दूनी 24 12 चौक 48, यानी 24 मिनट में वो सारा गैप खत्म कर देगा। 24 मिनट इज योर करेक्ट आंसर। 24 मिनट में वो उस गैप को खत्म कर देगा जो इंस्पेक्टर और चोर के बीच का था। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, 24 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोस की पावर 4 प्लस कोस की पावर 6 की वैल्यू कितनी होनी। देखो यहाँ से अगर मेरे भाई मैं साइन ए की वैल्यू निकालूंगा तो साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी 1 - साइन स्क्वायर, जो कि हो जाएगा कोस स्क्वायर है। कोस स्क्वायर ए की वैल्यू साइन ए है, साइन की वैल्यू कोस स्क्वायर है, बात एक ही है। अगर मेरे भाई कोस स्क्वायर ए की बात करता हूँ मैं, सुनना गौर से जरा, ये कोस की पावर 4 ए की बात करता हूँ तो ये किसके बराबर होगा, कोस की पावर 4 ए किसके बराबर होगा बताइए जरा, है किसके बराबर होगा, कोस की पावर 4 ए जो कि होगा साइन स्क्वायर के बराबर, ये होगा जी साइन स्क्वायर ए के बराबर, प्लस कोस की पावर 6 किसके बराबर होगा, दोनों तरफ 3 की गुणा 3 से वो कर देंगे पावर, तो ये बन जाएगा कितना साइन की पावर 3 ए के बराबर। तो साइन स्क्वायर है प्लस साइन की पावर 3 है, इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन कॉमन ले सकते हैं। आप बोलोगे जी सर, साइन मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बन गया साइन है, साइन स्क्वायर है कॉमन लेंगे भाई,
कोस की पावर 4 को हमने लिख दिया है, कोस की पावर 6 को लिख दिया हमने। सही तो किया, ठीक तो किया, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे फिर, 1 प्लस साइन साइन ए प्लस साइन स्क्वायर बनाना, ठीक तो कर रहे हैं यार। साइन ए कॉमन लेंगे खाली, साइन ए, तो यहाँ पर साइन ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बचेगा जब मैंने कॉमन ले लिया, और ये है 1, हमें गिवन कितना 1, इट मीन्स कितना बचेगा साइन ए, तो साइन ए इज योर करेक्ट आंसर। कितने को दोस्त, साइन ए। नेक्स्ट, एक वर्गाकार आधारित लंब पिरामिड का कुल सतह क्षेत्रफल 1536 मीटर स्क्वायर है, जिसमें से 37.37% पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल है, इस पिरामिड का वॉल्यूम कितना होगा। अब तक मैंने 42 सवाल करवाए हैं, केवल एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा है जो इस सेट्स का सबसे बेहतरीन सवाल है। अब ये कैसा है वो समझना ध्यान से। एक वर्गाकार आधारित, सबसे पहले तो मैं भाई वर्ग बनाता हूँ, है नहीं, पिरामिड की बात कर रहा ना, तो सबसे पहले तो पिरामिड ही बनेंगे हम, पिरामिड की बात कर रहा है वो। देखो बहुत ध्यान से चीज़ों को आपको समझना है, पिरामिड का क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी यार, यही सी लाइन बनाएंगे, है नहीं, बहुत ध्यान से चीज़ों को आपको समझना है बस। ये बनेगा जी पिरामिड जिसका बेस एक वर्ग है, ठीक है। टोटल देखो कुल सतह क्षेत्रफल दे रखा है 1536 मीटर स्क्वायर, कितना दे रखा है 1536 मीटर स्क्वायर। अच्छा हमें जो इसमें कह रहा है कि 37.5% पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल है, यानी जितना क्षेत्रफल दिया उसका 37.5% तो आधार का ही क्षेत्रफल है नहीं। ओके, बाकी क्या है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका चारों तरफ का एरिया जो है ना ये है। ओके ठीक है, यानी कि अगर मैं पिरामिड के बेस की बात करूँ ना, वो कितना होगा जी, बेस का एरिया वो होगा सर 1536 का 3/8, 37.5% होता है 3/8 होता है जी। ये बेस का एरिया है, एरिया ऑफ बेस, ये बेस का एरिया है नहीं। तो अगर मैं बात करूँ 8 से कटना चाहिए जी, 8 से 48, हाँ बिल्कुल कटेगा, 8 एकम 8, 7 बचेंगे, 8 नम 72, 8 दूनी 16, 192 इंटू 3, 570, 576 आ गया जी। तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर जो, सॉरी मीटर स्क्वायर, 576 मीटर स्क्वायर जो है ना, इसके 576 मीटर स्क्वायर जो है ना, इसके बेस का एरिया आ गया। बाकी 576 1536 मीटर रह देंगे, वो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम, सी एस से कैसे निकालते हैं जी हम, सी एस से, पिरामिड का सी एस से निकालते हैं, सुनो बहुत ध्यान से जरा। 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर, ठीक है, इंटू स्लैंट हाइट, ऐसे निकालते हैं जी हम बेस सी एस से, पिरामिड का सी एस से कितना होगा जी, 1536 माइनस 6, 576, 6 में से 6 गया 0। भाई जब 1536 में से 576 एरिया तो बेस का है, बाकी किसका होगा, सी एस से होगा, 6 में से 6 गया 0, और 13 में से 7 गया 6, है नहीं, और यहाँ से 14 में से 5 गया 9, 960, और 1/2 इसका बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा इसका, इसका बेस देखो, इसका एरिया दे रखा 576, जब 576 एरिया है किसका, वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल 576 है, इट मीन्स इसकी साइड 24 होगी, 24 का स्क्वायर 576, तो साइड कितनी इसकी, ये भी 24 है, ये भी 24 है, और ये भी 24 है। सुन लो मेरी बात ध्यान से जरा, 24, तो मेरे भाई 24 चौका 96, पेरीमीटर निकल गया 96। अब यहाँ से आप एल फाइंड कर लोगे, सोल्व करेंगे, 96 से 10 बार ही कट गया जी, और 2 दही 20, एल की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी इसकी स्लैंट हाइट आ गई 20। स्लैंट हाइट कितनी आ गई दोस्त, इसकी 20 आ गई स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट कितनी आ गई 20। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें सीखने को, समझना ध्यान से जरा, और चीज़ सीखनी पड़ेंगी आपको। देखो मैं इन्हें रफ कर दे रहा हूँ दोस्त, है नहीं, 24 एक ही लिख देता हूँ बस मैं यहाँ पे। मेरे को स्लैंट हाइट बतानी, तो स्लैंट हाइट कौन सी होती है वो फोकस करना ध्यान से जरा, स्लैंट हाइट पे फोकस करोगे आप जरा थोड़ी सी। देखो अगर मैं बात करूँ स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट इस तरह तिरछी में, ये वाली लाइन जो है ना, ये अगर मैं इसकी बात करूँ स्लैंट हाइट जो होगी ना, ये डॉटेड में जो है ना, ये स्लैंट हाइट है, ये जो है ना इसकी स्लैंट हाइट है,
बहुत ध्यान से चीज़ों को आपको समझना है। ये स्लेंट हाइट है, ठीक है जी। अगर सर ये स्लेंट हाइट है, फिर हाइट क्या होगी इसकी? मेरे भाई हाइट जो होगी, मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ भाई, ये देखो दूसरे कलर से लिखेंगे इसको। ये मेरे भाई इसकी होगी हाइट, इसे भी आप वैसी लाइन से लिखो। ये होगी इसकी मेरे भाई हाइट, ठीक है। ये इसकी होगी हाइट, इसकी जी पिरामिड की। अब अगर मैं बात करूं स्लेंट हाइट कितना की 20, ये मेरे भाई 20 है, ये जो चीज़ है 20 है। ये कितनी है भाई साहब? 20। ये 20 है जी, ठीक है। बहुत ध्यान समझते रहना। अगर मैं इसको ऐसे डॉट डॉट करके कर दूं, ये 20 है। यहाँ पर मेरे भाई ये जो चीज़ है ये बनती परपेंडिकुलर, मतलब ये समकोण त्रिभुज, समकोण बनता है यहाँ पे, 90 डिग्री एंगल बनता है। अब मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है? आप बोलोगे सर ये जो है ना बिल्कुल बेस जो है इसकी साइड का आधा यानी 12 है। अगर ये 12 है तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 16, क्योंकि 16 12 20 ट्रिपलेट होता है। ये बात आप समझ गए होगे, आप उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है। ये 12 है, ये 16 है, तब ये जाके 20 है। हमसे फाइनली पिरामिड का वॉल्यूम पूछ रहा है। अब हम फाइंड कर लेंगे कि मेरे को एच मिल गया जी, तो वॉल्यूम निकाल ले सकते हैं आप इजीली हम। तो पिरामिड का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड कितना होगा दोस्त? 1/3 बेस का एरिया है नी, 1/3 बेस का एरिया, यानी 24 का स्क्वायर 576, और इंटू हाइट। हाइट कितनी? 16। तो इतना अगड़म झगड़म जो हमने किया है वो केवल हाइट के लिए किया है। आप ये चीज़ समझ गए होगे, केवल हमने 16 निकालने के लिए ये चीज़ की है। अगर 3 से बात करूं कितनी बार कटेगा? 319 बार, और 302 बार, 192 गुणा 16, तो 16 दूनी 32, कैरी 3, 16 ने में 144, 3 147, कैरी 14, 16 गम 16 प्लस 14 30, तो 3072 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा किसका? पिरामिड का। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3072 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसकी तिरछी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, इसका वॉल्यूम क्या है? लंबवृत्तीय शंकु का आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर गिवन है, तिरछी ऊंचाई दे रखी है 13, वॉल्यूम पूछ रहा है। देखो तिरछी ऊंचाई 13 दे रखी है, त्रिज्या 5 दे रखी है, तो वहां से हाइट कितनी आ जाएगी? 12। अभी तो 13 जैसा 20 12 और 16 का ट्रिपलेट था, ऐसे ही 13 5 12 का, यानी हाइट कितनी निकल के आ गई? 12। एच कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। रेडियस हमें 5 दे रखी है, इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। रेडियस कितनी दे रखी है? 5। वॉल्यूम कितना होगा जी? पाई आर स्क्वायर एच। इट मीन्स पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 25, 5 का स्क्वायर 25, और एच कितना जी? 12। बस जी सोल्व कर लो इसे, सिंपली आपको सोल्व करना और कुछ नहीं करना जी। 12 पंजे 60, 300 हो जाएगा, 22 से 66, यानी कि 6600 अपॉन 7, यानी 7 से डिवाइड करेंगे जी। 7 कम नहीं यार, 7 से कुछ गड़बड़ होगी क्या? 300, 300 की मल्टीप्लाई 22 में करी है हमने बस। अच्छा शंकु की बात करा तो 1/3 और करना भाई साहब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ठीक है, 2200 अपॉन 7, 7 या 21, एक बचेगा, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 2 बचेंगे जी, है नी? 314.3 आ जाएगा, केवल यही आंसर है लगभग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, एक गोले का वॉल्यूम दे रखा है 130,977 सेंटीमीटर क्यूब। इस सतह, इसका सतह क्षेत्रफल क्या होने वाला है? गोले का आयतन गिवन है मेरे को 4/3 पाई आर क्यूब, है नी? 4/3 पाई आर क्यूब मुझे गिवन है, 4/3 पाई आर क्यूब, 130,977। सतही क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर पूछ रहा है, वो सिंपल है नी? क्या पूछ रहा है? 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू सर क्या होगी? काटना है सबसे पहले, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 रखो जी, और आर क्यूब 130,977। फाइनली मेरे को यही लाइन लिखनी है,
स्टार्टिंग में ये लाइन लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से ज़रा, 22 से काटेंगे इसे, कटना चाहिए। देखो 7 9 16 16 17 3 7 10, 7 9 16 16 3 19, 19 में से 8 जाएंगे, हाँ 11 से कटेगा, 11 तो नहीं 22, और 11 से कितनी बार जाएगा ये, 130 977, 130 977 लिख रहा है ये, 130 977, 11 11 हम 121 है नहीं, 11 कम 11, 11 11 में 121, 9 बचेंगे जी, 11 8 88, 11 99, 11 77, इतना आएगा जी, 119 07, ठीक है। देखो 11 11 हम 121, 9 बच के 11 9 99, फिर 7 उतारेंगे ना जाने की 0, फिर 0 7 7 11 7 77, ठीक है। अब जो है आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँगा, तो आर क्यूब कितना आ जाएगा जी, तो ये आ जाएगा 7 × 3 21 गुणा 119 07 अपॉन 4 दूनी 8, ये निकल के आएगा जी, है नहीं। और मुझे लगता है ये 7 से कटेगा, 7 से क्या 21 से भी कटना चाहिए, 7 से भी कटना चाहिए, तो 7 से अगर मैं काटूंगा तो 21 गुणा 7 से काटूंगा अगर मैं, तो 7 एकम 7, है नहीं, 4 बचेंगे, 7 7 49, 7 एकम 7 अपॉन 8, है नहीं, 21 8 168, हाँ 21 से भी कंप्लीट जा रहा है, तो करो 21 गुणा 7 गुणा 21 8 168 और 21 एकम 21 अपॉन 8। मेरे को यहाँ से क्या देखना है, यहाँ पर क्यूब रूट बनेगा किसका, 21 और 21 मिला के 7, तो यहाँ से एक साथ, यहाँ से एक साथ, यहाँ से एक साथ, यहाँ से, तो आर की वैल्यू जो फाइनली बन के आएगी, तो बन के आएगी, एक तो 7 आ गया जी बन के, दूसरे यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा और यहाँ से 3 बचेगा, एक 3 आ गया जी, और 27 जो आएगा वहाँ पर, 27 से 81 होता है 3 और अपॉन 2, सो 7 से 21 63/2, तो आर की वैल्यू आ गई 63/2। इतना झमेला आर की वैल्यू के लिए क्या है, हमसे फाइनली पूछ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 गुणा 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 63 का स्क्वायर बटे 2, यानी 63/2 गुणा 63/2, है नी, 4 से तो 4 कट ही जाएगा, 7 में 63, है नी, तो 22 11 का मल्टीपल जो आंसर होगा वो चेक कर सकते हैं, या डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, 1 8 9 9 7 16 6 4 10, ये तो होने सकता है 11 का मल्टीपल, 1 4 5 5 4 9 7 2 9, ये हो सकता है 11 का मल्टीपल, 1 4 5 4 9 ये हो सकता है जी, 1 2 3 3 4 7 ये नहीं हो सकता, यानी 2 ऑप्शन मल्टीपल जा रहे हैं। तो आप देखोगे यूनिट डिजिट भी भाई साहब 2 में 18 18 54 4 ही आ रहा है दोनों में, कोई दिक्कत नहीं, आप सोल्व कर सकते हो इसे। 22 में 198 लगभग 200 के आसपास जा रहा है, और 2 की मल्टीप्लाई 60 में 12 से ऊपर जा रहा है दोनों, केवल ये आंसर जाएगा 12 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। कर देख सकते हो, 9 या 27 और 2 बचेंगे, 9 6 54 तो 56 कैरी 5, हाँ 56 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई 22 में करनी है, तो 22 7 154 कैरी 15, 22 6 132, 132 प्लस 15 147 कैरी 14, 22 5 110, 110 प्लस 14 124, तो 124 74 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि बी है। ये आइडिया भी लग जाएगा थोड़ा सा, है नहीं। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ये अब तक का सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। और ऐसे 3 4 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें आपको मैनेज करना है किस तरीके से, कैलकुलेशन फास्ट, टेबल फास्ट, डिजिटल सम फास्ट, अप्रोक्सीमेशन फास्ट, इस तरीके से करना है आप, ठीक है। और जो छोटे क्वेश्चन है वहां से टाइम बचाना और यहाँ पर आपको लगाना है इन क्वेश्चंस पे। एक चक्रीय चतुर्भुज बनाने के लिए ई एफ जी और एच एक वृत्त की परिधि पर स्थित है, 4 बिंदु हैं, यदि एफ जी एच बराबर 57 डिग्री, एच ई एफ की वैल्यू कितनी। एक चक्रीय चतुर्भुज की बात करते हैं भाई हम, एक चक्रीय चतुर्भुज की अगर हम बात करते हैं, छोड़ो इसको ऐसे ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज ये लीजिए, ये चक्रीय चतुर्भुज हमने बना दिया है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये चक्रीय चतुर्भुज है, ए ई एफ जी एच है नी, ई एफ जी एच, ई ये एफ है, ये जी है दोस्त, और ये एच है। अब इसमें कह रहा है कि एफ जी एच की वैल्यू 57 डिग्री है, एफ जी एच की वैल्यू ये 57 डिग्री है, हमसे पूछ कर रहा है एच ई एफ की वैल्यू पूछ रहा है, एच ई एफ की वैल्यू ये पूछ रहा है। तो मेरे भाई चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का सम
180 डिग्री होता है, ये 57 है तो 123 हो जाएगा, यानी HEF की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, वो हो जाएगी 180 माइनस 57, जो कि 123 डिग्री है जी। ऐसे भी सवाल है देखिए आप, है नहीं, पिछले सवाल में 2 मिनट लग रहे, इस सवाल में 30 सेकंड भी नहीं लग रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सभी स्कूल को मिलाकर किस कक्षा में छात्रों की संख्या सबसे अधिक है? ये हमें स्कूल्स गिवन है दोस्त, है नहीं। देखो सबसे पहले आपको इसमें क्या पढ़ना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है सबसे पहले, फिर उसके ऊपर चलना आगे को। पहले यहाँ से पढ़ना है, ये चीज पढ़ने की नीड नहीं है आपको, क्वेश्चन पढ़ो डायरेक्ट, फिर टेबल पर चले जाओ फटाक से। सभी स्कूलों में मिलाकर किस कक्षा में, यानी कक्षा की बात चली, छात्र की बात चल रही है, बस यही चीज बात चल रही होगी और कुछ नहीं चल रहा होगा। ये स्कूल्स गिवन है, ये 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ये चीज गिवन है। अगर तेज करना है, अगर भाई साहब इसे पढ़ने में टाइम निकालोगे तो फिर क्या ही फायदा बताइए। ये तो वो चाहता है कि इसे पढ़े बच्चा, तो इसे नहीं पढ़ना है आपको, केवल क्वेश्चन पढ़ना है। अब मेरे भाई सबसे सभी स्कूलों को मिलाकर किस कक्षा में छात्रों की संख्या सबसे अधिक है, किस कक्षा में सबसे अधिक है, ये हमें फोकस करना। देखो इसमें सिंपल टोटल दे रखा है भाई साहब, कक्षा में ये टोटल है, ये टोटल है, कक्षा 5 में 6 में 7 में 8 में 9 में और 10 में। तो सबसे ज़्यादा तो भाई साहब 924 दिख रहा है, 6 आंसर इसका सही है, क्लास 6। बताइए भाई साहब, ये तो 10 सेकंड का सवाल ही था। एक दुकानदार की बिक्री लगातार 4 दिन में 5445 रुपये, 5937 रुपये, 5865 रुपये और 6562 रुपये है। यदि उसे 5 दिन के लिए 6050 की औसत बिक्री मिलती है तो 5वें दिन उसकी औसत बिक्री कितनी है? ओके, देखो 4 दिन की हमें बिक्री दे रखी है, लेकिन वो कह रहा है कि 5 दिन की औसत बिक्री 6050 रुपये है, 6050 रुपये। इट मीन्स 5वें दिन उसने कितनी मजदूरी की होगी जिससे ओवरऑल एवरेज 6050 रुपये निकल गए। तो भाई साहब यहाँ पर डेविएशन लगाए तो ज़्यादा बढ़िया है नहीं, ज़्यादा बढ़िया। देखो अगर मैं बात करूँ ये 6050 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 6050 में तो 50 में से 45 घटाएंगे तो 5 तो आएगा, और यहाँ से कितना आएगा, कितना आएगा दोस्त, 6050 में से घटाएंगे तो 5 तो यहाँ से आ जाएगा, 005 है नहीं, 05 तो यहाँ से आ गया, और 60 में से अगर चमन करें तो 600, 605 तो मेरे भाई यहाँ पर जो कम है ना, वो यहाँ पर पोत पूरा करना है आपको, बात समझ रहे हो। यानी कि जो हमारी 5वें दिन की जो मजदूरी होगी ना, वो 6005 तो होगी, बाकी सबका डेविएशन को यहाँ पर ये 605 जोड़ना है जो पहले दिन में कम था, बात समझे। दूसरे दिन में कितना कम है जी, 5937, अभी 5937, अभी तो मेरे को 6000 बनाना है, तो 37 में कितना जोड़ेंगे हम, 37 + 3 40, यानी कि 63 और जोड़ना पड़ेगा, 63 तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा, 50 यहाँ जोड़ना पड़ेगा, यानी 60 + 50 110, यानी 113 मेरे को जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर 113 मेरे को यहाँ जोड़ना है, प्लस यहाँ भी देखो कम है, यहाँ भी प्लस ही करना है आपको, 65 + 35, 35 और 50 85, यानी 285 आपको यहाँ जोड़ना है जी, 285 यहाँ जोड़ना है जी, है नहीं। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है जी, 285 आएगा, 185 आएगा, 5 6 में से 5 गया 1, सॉरी 10 में से 5 गया 5, 14 में से 6 गया 8, और 185 आएगा भाई, सॉरी 185 आएगा, 185, ठीक है। जहां भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो ना करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 6562 है, 6562 ये कितना ज़्यादा है भाई साहब इससे, एक तो देखो 12 ज़्यादा है नहीं, और एक 500, 512 ज़्यादा है, अब की बार एवरेज से ज़्यादा है तो वो कम कर दो 512, तो भाई 5वें दिन उसको इतना बिक्री करना पड़ेगा, ठीक है। देखो 605 + 113 718, 718 में 185 और जोड़ने जी, 718 में 185 और जोड़ने जी, 185 है नी, 8 5 13, कैरी 1 72, 8 80 90, 903, 903 में से 512 घटा दो जी, 3 3 में से 2 गया 1, और 10 में से 1 गया 9, 8 में से 5 गया 391 और जोड़ देने जी, 91, समथिंग इज रॉन्ग, 5 3 8, 8 5 13, हासिल 1, 1 2 2 8 10, हासिल 1, 7 8 9, 903 माइनस 512 है नी, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 1 गया 9, और 8 में से 5 गया 3, 391, 391 जोड़ने से तो भाई नहीं बात बननी है, का मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करना पड़ेगा फिर दोबारा मैनुअली, धीरे धीरे करते हैं।
5445 6050 से कितना ज़्यादा है? 605 ही ज़्यादा है ये तो ठीक है। 5937 और ये 6050, 6050 में से 5937 फटाक से घटाओ जरा, कितना आएगा? तो 13 तो ये बच जाएगा जी, वो 113 आ जाएगा है नी, ये भी ठीक है हमारा। अब बात करते हैं, यहाँ पर मुझे डाउट लग रहा, 5865, 6050 और 5865, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया, 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 1 गया 3, यहाँ गड़बड़ होगी ना, 135 आएगा ये, 135। वेल डन, 135। एरर मिल गया हमें, कहाँ एरर था? 135। अब बात करते हैं जी 6562 में से, 6562 में से कितना घटाना है? 6050 घटाना है, तो 12 तो यहाँ से बचेंगे जी और 512। बाकी सब कुछ ठीक है, हमने जो चीज़ गलती थी वो पकड़ ली है। बस जी अब सोल्व करो इसे। 605, 5 3 8 5 13 हासिल 1, 1 2 3 5 6 7 8, 853 माइनस 512, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 5 गया 3, 341 6005 में जोड़ने दोस्त है नहीं। ओके ठीक है, 6005, 6050 में, 6050 में जोड़ने भाई साहब, 6050 में, 6050 में 341 जोड़ने तो कितना आ जाएगा? 6300, 1 5 4 9, 6391 आएगा क्या? 6391 तो है नहीं, 6341 तो है, हैं? भाई यहाँ पर देखो, कम थे हमने जोड़ दिए 605, यहाँ कम थे हमने यहाँ जोड़ दिए 113, यहाँ कम थे हमने यहाँ जोड़ दिए 135, यहाँ ज़्यादा थे हमने घटा दिए 512। हम्म, 5 3 8 5 13 हासिल 1, 1 और 1 2 3 5 और 6 7 8, 853 माइनस 500, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 5 गया 3। यार ये 6391 मारा है दोस्त, 6391 तो है ही नहीं ऑप्शन में। हम्म, 6 6 1 7 3 10 11, 2 डिजिटल सम यहाँ आ रहा है, 6 4 10 4 14 15 6 यहाँ आ रहा है जी, 6 3 9 4 13 14 5 यहाँ आ रहा है जी, 6 2 8 3 11 12 3 यहाँ आ रहा है जी, 6 5 11 2, 6 5 11 2, 3 2 5, 5 3 8 1 9, 5 2 7 1 8, 2 2 4 5 9 9 18, 9 आ गया जी, माइनस 8 1, जिसका डिजिटल सम 1 है नहीं किसी का भी। वैसे सोल्व करना पड़ेगा पूरा इसे, अब डिजिटल सम से मैच हो सकता है। देख ले भाई, इसे मुझे लग रहा है कि इसमें भी कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लग रहा है इसका आंसर 6341 है, लेकिन हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, या तो 6441 है 6341, क्योंकि ये मैंने सवाल किया हुआ है पहले, है नहीं? कुछ ना कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं डेविएशन से। इसी तरीके से होगा वैसे सवाल, ठीक है, इसी तरीके से होगा, आप कर लेना इसे, है नहीं? पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। हम्म, मन नहीं लगता बिल्कुल भी अगर क्वेश्चन नहीं होता है। दोबारा से करते हैं, चलो इसे दोबारा से करते हैं यार, मूड तो खराब हो ही गया। 6050, 6050 मेरे भाई, 5445 6050 से कितना कम है यार? एक एक करके कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे सवाल का आंसर लेके आते हैं। 5445, 05 तो यहाँ से आएगा नहीं, और यहाँ से 605 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 05 605, तो 605 जो कम था, यहाँ पर मेरे भाई 605 इसके पोत पूरा ये करेगा। चलो नेक्स्ट, 5937 घटाना है जी, 5937, 6050 5937 13, और मेरे भाई 113 और जोड़ना है जी हमें। फिर उसके बाद में 5865, 6050 5865, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 6 गया 8, यार उसमें तो 8 नहीं आ रहा था। 185, और नेक्स्ट में कितना था? 65 62,
6050, मुझे लग रहा है यहीं पे गड़बड़ कर रहे थे हम। 85 में 2, 6 में से 5 गया 1, 512, 512 यहाँ आ रहा है तो इसे घटा देंगे हम, 512, ठीक है। माइनस का 512, पहले इन्हें जोड़ना है आपस में। 5 3 8 5 13 हासिल 1, 6 7 8 15 हासिल 1, 2 3 6 9 और 6 6953, 512 घटाओ इसमें से जरा एक बार। 3 में से 2 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 59 में से 5 गया 64। देखो 64 से 41 आया ना। मुझे लग रहा था आंसर इन दोनों में से एक है, ये तो 63 से 41 या 64 से 41, क्योंकि ये मैंने पहले सवाल किया हुआ था। पता गड़बड़ हम कर रहे थे 185 जो है ना, ये गड़बड़ निकाले थे डेविएशन, 135 करके निकाल लेते हम यार, वो गड़बड़ होगी। चलिए, पता है अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर पेपर में समय लग जाता ना तो फिर पेपर बिगड़ जाता भाई साहब। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को करना है, हमने हासिल लगाने में गड़बड़ कर दिया है नहीं, तो बहुत ध्यान से चीज़ों को करना है। हो सकता है सभी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए बस। 2019-20 के दौरान न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ बनाए गए कुल रन और 2020-21 के दौरान श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ बनाए गए रन के बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 मैच हुए हैं, है नी, एक तो 2020-21 में और एक 2019-20 में। मुझे लग रहा है ये 2019-20 का टोटल रन 2019-20 है नी, और ये 2020-21 का है। यहाँ पर तो टोटल 4000 है जी, और यहाँ पर 5000 है जी, है नी, ठीक है, सही है जी। 2019-20 के दौरान न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ बनाए गए कुल रन, ठीक है। 2019-20 ये है जी हमारा, ये 2019-20 है जी। इसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बात करते हैं जी। पाकिस्तान ये रहा जी, और न्यूजीलैंड कहाँ है जी, ये रहा जी। न्यूजीलैंड 14% है शायद, 14% है नहीं, 16 + 14 30%, यानी 4000 का 30% 1200 हो जाएगा जी। 19-20 की तो बात ये होगी। अगर मैं बात करता हूँ 20-21 की, तो 20-21 में श्रीलंका और पाकिस्तान है नहीं, श्रीलंका ये है, पाकिस्तान ये है, 35%, और 35% कितना आएगा जी, 1750 आएगा ना, 1750 आ जाएगा जी। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है जी, तो 550 इस सवाल का आंसर होगा। कितना होगा दोस्त, 550। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। एक नाव धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, जबकि उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में 12 घंटे लगते हैं। अच्छा जी, तो अगर मेरे भाई मैं धारा के अनुकूल जा रहा हूँ तो 6 घंटे, अनुकूल का मतलब A + B की निकल जाएगी। ये तो नाव की स्पीड है, बोट की, और ये करंट की स्पीड है, धारा की, तो उन दोनों का सम निकल जाएगा। डाउन स्ट्रीम में सम निकलता है जी, तो 12 आ जाएगा जी। अप स्ट्रीम की बात करूँ तो A - B डिफरेंस निकलता है जी, तो कितना आएगा दोस्त वो, फिर 12 घंटे तो 12 × 72 6 आ जाएगा जी। पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल A की वैल्यू कितनी होगी, 12 × 18 का आधा 9। अच्छा, यहाँ पर पूछता नाव की चाल, धारा की चाल कितनी होगी, तो घटा का आधा, B की वैल्यू कितनी है, 12 में 6 गया 6, 6 का आधा 3। लेकिन हमसे पूछ रहा है नो की बात कर रहा है वो, नाव की चाल। तो दोस्त हमारा ये फिनिश हो गया है, 4 तारीख की शिफ्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट फिनिश कर लिया है। आप इस चीज़ से निचोड़ निकाल सकते हैं कि केवल 3 से 4 सवाल कैलकुलेटिव थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से थे कैलकुलेटिव, लेकिन फाइनली हम आराम से 45-46 सवाल टाइम रहते हुए कर सकते हैं। ये ऐसा पेपर था, और मुझे लगता है कि 45 सवाल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर हम पेपर में अच्छे से परफॉर्म करेंगे। 45+ सवाल इजीली कर पाएगा टाइम रहते हुए, लेकिन अगर टाइम बच जाएगा तो 50 सवाल भी कर सकता है बच्चा, अगर उसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो कैसी लगी हो बताना प्लीज़, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।